एनीवे पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी डिग्रीज डोंट मैटर दैट मच। अरे बहुत मुश्किल है पैसा गवाना, आप गवा ही नहीं पाओगे। मतलब आप कोशिश कर लोगे कि यार पैसा डूब जाए, तब भी मुश्किल आएगी आपको। अभी का वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर, वही स्मार्ट इन्वेस्टर अभी क्लीन एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि KPI ग्रीन एनर्जी जो स्टॉक में आपने लगाई, मेरे को काफी अच्छा लगता है स्टॉक को। एक कंपनी है जेंसॉल इंजीनियरिंग, उसका सोलर में काफी अच्छा प्रेजेंस है, वो मुझे काफी सही लगता है। ऑलमोस्ट 20 लाख का 2 करोड़ के करीब हुआ पड़ा है। फिर मैंने काफी 20x 30x रिटर्न बनाया था उस स्टॉक में। हमारे मेरा खुद का अगर 50% से ऊपर का है, तो मैं 50% से ज्यादा रिटर्न बनाता हूँ पर ईयर। ठीक है, मैंने अपना वेल्थ, अपने पर्सनल वेल्थ को ऑलमोस्ट 8x 9x कर दिया है थ्रू इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग नीड्स मोर स्टमक देन ब्रेन। क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं, होना ही है, ये फैक्ट है। आज से 20 साल बाद ये वीडियो कोई देखेगा तो बोलेगा पहले ही बता दिया था कि क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। फंड मैनेजर्स कांट बीट द मार्केट दैट इजीली, बट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन। बट मैं जानना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है अगर मैं स्क्रीनर यूज कर रहा हूँ और मैं अगर सोवरेन यूज कर रहा हूँ तो। सी FNO में कोई लॉजिक नहीं होता ना, ह्यूमन वर्सेस एल्गो में तो ह्यूमन ही हारेगा ना, एल्गो हारेगी नहीं। तो तो एज अ लॉजिकल स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये नहीं होगा कि आप एक वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चालू करें? व्हाट वुड यू चूज, अ हाई क्वालिटी कंपनी एट प्रीमियम वैल्यूएशन और अ डिसेंट कंपनी एट अंडर वैल्यूड? 50-60 I would have lost in that stock। ये FNO ट्रेडर बोल सकते हैं कि मेरा वो दिन अच्छा था, मैंने 20 लाख कमा लिए, मैंने 10 लाख कमा लिए। आज की डेट में स्टॉक मार्केट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है अमंग यूथ। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। इनका पिछले 5 साल का केगर 50% से भी ज़्यादा है। ही इज़ नन अदर देन आदित्य जोशी। ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ सोवरेन, अ स्टॉक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। और अगर आप भी इनकी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे 9th एपिसोड में। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपसे बात करके, बिकॉज आपसे मैं वो टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और सिर्फ मेरा नहीं, जेनजी का भी फेवरेट है, दैट इज स्टॉक मार्केट। और आप इतना वाइड एक्सपीरियंस, इतना लंबा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो मैं आज बहुत ही शेमलेसली आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। एंड आई विल ट्राई टू गेट इनटू नुआंसेस ऑफ रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। और आपकी काफी लंबी कॉर्पोरेट जर्नी भी रही है, और उसके बाद आपने रिसेंटली अभी एक सोवरेन नाम का स्टार्टअप लॉन्च किया है, तो जो कि काफी टफ होता है, बिकॉज हर कोई उस कॉर्पोरेट पाथ में खो जाता है, उसके बाद वो अपना स्टार्ट नहीं कर पाता। बट आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड कॉर्पोरेट में रहने के बाद अब स्टार्टअप चालू किया है, तो बहुत मजा आने वाला है आपसे बात करके। तो सब में डीप डाइव करने से पहले मैं एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप ओवरऑल एक स्टॉक मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है। स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ पिछले 5-10 सालों में, और आगे 10-15 सालों में स्टॉक मार्केट कैसे इवॉल्व होगा इंडिया का? Sure. So thank you so much for having me over, Manav. Thanks a lot. I think stock market of course is a passion for me. तो stock market पे चर्चा करने में definitely मुझे भी काफी मजा आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ, देखिए आई थिंक स्टॉक मार्केट तो बहुत टाइम से इंडिया में है। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का बेसिक लॉजिक रहता है कि यार हमें प्रॉफिटेबल कंपनीज में पैसा लगाना होता है, और उन कंपनी में पैसा लगाना होता है जिनका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मार्केट तो देखिए एवर इवॉल्विंग है, इवॉल्व होता रहता है। अगर मैं बात करूं मे बी आज से 20 साल पहले जो मार्केट लीडर्स थे, आज उनमें से कुछ कंपनियां होंगी एग्जिस्ट भी नहीं करती होंगी, राइट। तो मार्केट एवर इवॉल्विंग है, एवर चेंजिंग है, हमें मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। अगर आप टाइटन की बात करें, वो 20 साल से मार्केट लीडर है और उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो जिससे 20 साल पहले पैसा लगाया था दे हैव मेड क्रेजी मनी, राइट। तो मार्केट तो एवर इवॉल्विंग है, हमें बस मार्केट के ट्रेंड्स के साथ चलना होता है। हमें कंपनियां ढूंढनी होती हैं जो जिनके प्रॉफिट्स नियर फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं और लॉन्ग फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर में भी बढ़ने वाले हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा काफी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो टू आंसर क्वेश्चन, मार्केट्स तो डायनामिक है, बट हमें मार्केट के साथ अपने आप को, अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और आपने जो बताया कि हमें नियर फ्यूचर में जो कंपनीज प्रॉफिट देंगी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट के साथ मूव करना चाहिए, मैं उस नुआंसेस में भी आगे जाऊंगा, डीप डाइव करूंगा। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आप जब आईआईटी गए 2008 में, आईआईटी दिल्ली आपने क्रैक किया, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, और उस टाइम आपका पर्सनल ट्रेड्स कैसा था? आप शाय या इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे? थोड़ा उसके बारे में बताइए।
IIT दिल्ली ऑफ कोर्स एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था पर्सनली मेरे लिए। सीखने को बहुत मिला आईआईटी में। स्टूडेंट्स काफी, मतलब मेरे बैचमेट्स और जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो काफी स्मार्ट थे, तो ऑफ कोर्स पीयर टू पीयर लर्निंग भी बहुत होता है। आई थिंक पीयर टू पीयर लर्निंग अच्छा था, प्रोफेसर से सीखने को काफी कुछ मिला। तो ऑफ कोर्स आई थिंक एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पर्सनली मैं आई वुड से आई वुड बी, मतलब मैं थोड़ा शाय था उस टाइम पे। इवन राइट नाउ आई वुड कॉल माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट ओनली, बट ऑफ कोर्स आई कैन अभी बात करना लोगों से काफी आसान रहता है बिकॉज यू हैव हैड सो मच एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, राइट। बट उस टाइम पे आई वुड से आई वुड call myself a shy and introvert person, mostly into studies. I was a silver medalist at IIT Delhi, तो वहाँ पे silver medal, I would work hard in academics. So academics sort of was my forte. पढ़ाई पे ही focus किया था, तो that's how I think about IIT, my IIT journey. Good, good. और अभी आपने बताया कि आपको सिल्वर मेडल मिला था, और मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था। आपको सिर्फ आईआईटी में नहीं, उससे पहले आप स्कूल में भी हमेशा टॉप किए, एंड आईआईटी में भी, देन आईएम में भी। सो मैं आपको एक ओवर अचीवर की कैटेगरी में डालूंगा, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी आपने काफी हार्डवर्क करा और अपना हमेशा अपना बेस्ट आउटपुट देने का ट्राई किया। यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप आईआईटी से डायरेक्ट आईएम कैलकाटा चले गए 2012 में, बट इंडिया में कई लोग होते हैं जो वर्क एक्स लेते हैं उसके बाद आईआईएम जाते हैं। तो आपने डायरेक्ट आईआईएम जाने का क्यों सोचा, वो ट्रांजिशन कैसे था? तो um, मेरे को आईआईटी के थर्ड ईयर में फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट था। मैंने एक इंटर्नशिप करा था डॉइचे बैंक में, जिसमें जिसमें फाइनेंस के बारे में मुझे सीखने को काफी मिला। 3 महीने का इंटर्नशिप था, 2.5 महीने का। तो उसकी वजह से मेरा फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट आया, बिजनेस में इंटरेस्ट आया, और मेनली एक्चुअली फाइनेंस में इंटरेस्ट था। उसकी वजह से आई चोज टू गो इनटू आईआईएम कैलकाटा। तो दैट वाज द डिसीजन कि यार फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में कम था, तो आई थॉट मे बी दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। तो आपने कोई फाइनेंस में जॉब करने का क्यों नहीं सोचा, एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या और कोई पोस्ट में, रादर देन आपने आईएम क्यों चूज किया, हायर स्टडीज? सी आईआईटी, मतलब आईआईटी में आप इंजीनियरिंग डिग्री लेते हो, राइट, सो आपको एनीवेज फाइनेंस का बहुत नॉलेज होता नहीं है। तो मेरा जो एक्सपोजर था उस टाइम पे फाइनेंस का, वो सिर्फ एक इंटर्नशिप का था, जो मैंने 3 महीने 2.5 महीने का इंटर्नशिप किया था डॉइचे बैंक में। तो उतना एक्सपोजर था। एनीवे आई डोंट थिंक आईआईटी में ज्यादा कंपनीज फाइनेंस रोल्स के लिए आती हैं। कुछ कंपनी क्वांट ट्रेडिंग के लिए आती है, बट क्वांट ट्रेडिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को मतलब फाइनेंस, मतलब स्टॉक मार्केट फाइनेंस, इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि क्वांट ट्रेडिंग में। क्वांट ट्रेडिंग इज अ वेरी, अल्गो ट्रेडिंग की कंपनियां फिर भी कुछ कुछ आती हैं आईआईटी दिल्ली में जो अल्गो ट्रेडिंग, मुझे अल्गो ट्रेडिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ना उस टाइम पे था ना भी है। अब प्रॉपर इक्विटी रिसर्च फाइनेंस रोल ऐसा कुछ रोल आता ही नहीं है आईआईटी दिल्ली में। इनफैक्ट किसी भी आईआईटी में नहीं आता है। गॉट इट। क्वांट इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट पेयर जो पे करते हैं ना आईटी ग्रेजुएट्स को, आई थिंक। अल्गो ट्रेडिंग में अब एक कंपनी है टावर टावर कैपिटल, एक है। ऐसे काफी अल्गो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, वो अच्छा पे करती है डेफिनेटली। तो या आई थिंक दे आर अमंग्स द टॉप प्लेयर्स इन द कैंपस, बट मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आज तो यहाँ पे मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मेरे व्यूवर्स के लिए, वो मेरे व्यूवर्स अभी या तो कॉलेज में हैं या तो अभी जस्ट ग्रेजुएट किए हैं, और उसमें से कई लोग कैट के लिए अपियर किए, बट वो लोग क्रैक नहीं कर पाए। तो उन्हें क्या लगता है, बिकॉज कैट का एक काफी लंबा टाइम रहता है, नवंबर में एग्जाम देते हैं और फाइनल रिजल्ट आता है अप्रैल में तक आता है, और उससे पहले प्रिपरेशन का टाइम। तो अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो नेट नेट उसको लगता है कि एक बहुत बड़ा टाइम लॉस हो गया, काश इसकी जगह और कुछ कर लिया होता। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? सी मतलब अगर आप कॉलेज के साथ पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ लोग जैसे कॉलेज के साथ पढ़ते हैं, तो टाइम लॉस है नहीं, क्योंकि कॉलेज के पैरेलल में चल रहा है। अगर आप ड्रॉप करके डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हैं, मैंने ऐसे कम लोग देखे जो ड्रॉप करके पढ़े। मेजोरिटी लोग या तो जॉब के साथ पढ़ रहे होते हैं या फिर कॉलेज के साथ पढ़ रहे होते हैं। मैंने खुद ने कॉलेज के साथ पढ़ाई किया था, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ड्रॉप करके पढ़ना मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। पैरेलली पढ़ सकते हैं, पैरेलली पढ़ेंगे तो टाइम तो वेस्ट होता है नहीं, क्योंकि आप जॉब में तो सीख ही रहे हैं कुछ ना कुछ, या फिर कॉलेज में सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। ड्रॉप करके पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है, बट अदरवाइज अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं या कॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो आई थिंक देन दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरे जिन लोग को मैं जानता हूँ, मेरे
फ्रेंड्स जो भी काफी सारे मेरे बैचमेट्स से मेजोरिटी जॉब के साथ ही पढ़ रहे थे या कैंपस के साथ पढ़ रहे थे, तो आई वुड से उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि आप पैरेलली कर रहे हो, आप इट इज नॉट द मेन थिंग फॉर यू, इट्स अ साइड थिंग फॉर यू, राइट? तो इसलिए मैं उसको टाइम वेस्ट सॉर्ट ऑफ नहीं मानूंगा। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है एमबीए इटसेल्फ, मतलब में जो आपको सीखने को मिलता है, राइट, वो काफी चीजें आप खुद भी सीख सकते हैं। तो ऑफकोर्स एमबीए में एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होता है, तो अगर नहीं भी होता है या कोई दिक्कत भी आता है, कैट नहीं भी हो पाते, तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आई थिंक ये तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। मुझे लगता है वो सेम चीज आप खुद से भी सीख सकते हैं काफी। आप जॉब कर लीजिए, जॉब में आप एक स्टार्टअप में जॉब कर लीजिए, आप ऑलमोस्ट सारा एमबीए सीख जाएंगे। तो जो भी एमबीए में पढ़ाया जाता है, तो आप काफी काफी एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक एमबीए इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक anyway, personally, according to me, degrees don't matter that much. I think what matters is how smart you are. तो डिग्री है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पर्सनल हिसाब से। अगर आप आज किसी को एडवाइस देना चाहें जो आज कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में, तो क्या उसे कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या एमबीए में आज भी उतना आउटपुट है जितना पहले हुआ करता था, या फिर आप उसे सजेस्ट करेंगे कि वो कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर ले जहाँ वो ज्यादा सीखेगा और ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा? नहीं, दोनों चीजें सही है, इसमें कोई सही गलत आंसर है नहीं मेरे हिसाब से। आई थिंक हर बंदे का अपना पाथ रहता है। मुझे लगता है कि आप कैट दे देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा आप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी, ऑफ कोर्स फिर कैट के बाद कंपनी एक्सपोजर भी अच्छा मिल जाता है। पर अगर कैट नहीं भी होता है, तो आप खुद भी अपनी मेहनत करके किसी किसी अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हैं, किसी स्टार्टअप में जॉब ढूंढ सकते हैं, और वहां से भी सीख सकते हैं। तो सीखने वाले मुझे लगता है सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। कैट देना ना देना ये उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आपका कैट हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। जिसका सीखने का एटीट्यूड है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। पर्सनली मैं आपको अपने स्टार्टअप में बता सकता हूँ, जैसे हमारा कोई डिग्री बार है नहीं, हमें किसी की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का, और लर्निंग तो कैट के साथ भी हो जाती है, बिना कैट के भी हो जाती है। तो हमारा ऐसा कोई एमबीए या किसी भी डिग्री का कोई बार नहीं है। हम तो इनफैक्ट पर्सनली मैं तो डिग्री में बहुत ज्यादा बिलीव ही नहीं करता। मुझे लगता है एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड और इंटेलेक्ट और हार्डवर्क ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आफ्टर दिस आप का आईटी कंप्लीट हुआ, आईएम कंप्लीट हुआ, देन आपके नेक्स्ट क्या स्टेप्स थे? आपने बीसीजी एंटर किया जो मैंने देखा, तो उसकी राइट, लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। राइट, राइट। तो बीसीजी, मैं आपको बता देता हूँ कंपनी में हम करते हैं क्या है। बीसीजी बाकी कॉर्पोरेट्स को मोर एफिशिएंट बनाता है। तो कंसल्टिंग का जॉब ये रहेगा कि आप एक कॉर्पोरेट के साथ काम करें, उनकी प्रॉब्लम को समझे, और उसको उसका उस बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस कॉर्पोरेट को दे। दैट इज व्हाट अ कंसल्टिंग कंपनी डज, राइट? और कंसल्टिंग में क्या होता है, आपको बहुत अलग अलग बिजनेसेस का एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे मैंने पर्सनली स्टील में काम किया था, स्टील कंपनी में थोड़े टाइम के लिए, सीमेंट कंपनी के साथ काम किया, मतलब हमारे क्लाइंट से सीमेंट कंपनी के साथ काम किया था, केमिकल कंपनी के साथ काम किया था, आईटी सर्विस कंपनी के साथ काम किया था, टेलीकॉम कंपनी के साथ काम किया था, डीटीएच कंपनी के साथ काम किया था। तो काफी अलग अलग सेक्टर्स में काम किया था। मुझे लगता है कंसल्टिंग में जो मेन डेवलपमेंट होता है वो आपके सॉफ्ट स्किल का डेवलपमेंट होता है। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलपमेंट होता है कि आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करें। आई थिंक उसमें काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आई वुड से मेरी दो की लर्निंग्स थी कंसल्टिंग में। एक था प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग साथ में मिल जाता है जब आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कि आप लोगों से बात कैसे करें, किस तरीके से, क्योंकि एक ह्यूमन एंगल हमेशा एक जॉब में रहता है, जो कि कभी किसी कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। तो एक ह्यूमन एंगल, वो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, वो भी एक सॉर्ट ऑफ आउटकम रहता है कि एक कंसल्टिंग जॉब का। आई थिंक ये दो मेन की एरियाज थे, बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड सेकेंडली हाउ डू यू टॉक टू पीपल, हाउ डू डेवलप दिस सॉफ्ट स्किल्स। ऑफ कोर्स, मैं बिकॉज मैंने भी एक साल कंसल्टिंग में काम किया है, तो आर्टिकलशिप करी एक्चुअली, तो मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वैसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने एक साल के आर्टिकलशिप में। बिकॉज जब क्लाइंट से बात करना है तो किस तरीके से बात करना है, अगर कोई अपना काम है क्लाइंट से तो कैसे वो काम निकलवाना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कि हाँ कोई प्रॉब्लम, जैसे हम लोग भी कंसल्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैं भी मानूंगा कि बहुत ज्यादा स्किल डेवलप होता है उसका। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आपका बीसीजी में जब आप थे वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? बिकॉज मैं मेरे भी एक दो फ्रेंड्स हैं जो बीसीजी में थे पहले, तो वो बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहता है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता, एंड एट टाइम्स इट बिकम्स टॉक्सिक। और लिंक्डइन में भी अभी रिसेंटली मैं देख रहा था अभी एक दो दिन पहले कि किसी ने पोस्ट डाला जो बीसीजी में था कि मतलब सरकाजम टाइप से कि
what's the first thing you should do after joining BCG? And the next answer was think of quitting. तो आपको क्या लगता है कि कैसा वर्क कल्चर था? देखिए मेरे हिसाब से वर्क कल्चर तो थोड़ा सा टफ रहा है, हेक्टिक तो रहता है, मतलब मैं टॉक्सिक नहीं बोलूंगा, हेक्टिक तो मैं बोलूंगा। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ट्रिकी तो रहता ही है, बट मुझे लगता है साथ में लर्न सीखने को भी मिलता है, राइट? तो आप अब जैसे मेरे कुछ केसेस मैंने 16 घंटे 18 घंटे भी दिन में काम किया हुआ है, तो जब टाइम अच्छा, जब के काम कम था तो 10 घंटे 8 घंटे भी किया हुआ है, तो वो तो डिपेंड करता है। आई वुड से इंटेंस रहता था, बट अब ऑफ कोर्स आप 16 घंटे काम करोगे तो आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा, तो वो लर्निंग भी अच्छी हो जाती है। मुझे लगता है लर्निंग वाइज काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और हेक्टिक था थोड़ा जरूर, और मतलब मैं एग्री करूंगा कि वर्क लाइफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, बट लर्निंग काफी अच्छी मिलती है, तो आई थिंक आई वुड कॉल इट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस स्टिल। एंड एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो भी नॉट एग्जैक्टली मतलब बीसीजी के एक कॉम्पिटिटिंग फर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो भी अभी एक क्लाइंट, उनका उनका जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट ने उनको बहुत ही हेफ्टी फीस पे करी है। इट्स अप्रोक्स 4-5 करोड़। और 4-5 करोड़ में उनका कोई उनका टारगेट है कि उनको उस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाना है। अगर उनका मार्केट शेयर आज 45% है, तो उनको एक साल में वो 53% लेके जाना है। उसको वो लोग गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी आई थिंक बोलते हैं। तो और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 5 करोड़ के ऊपर 1.5 करोड़ है। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या एक्चुअल में कंसल्टिंग कंपनीज इतना आउटपुट किसी कॉर्पोरेट को दे पाती है? बिकॉज जब मैं भी उस फ्रेंड से पूछा कि तुम 6.5 करोड़ 6-7 करोड़ एक कंपनी से ले रहे हो उसका मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, तो क्या एक्चुअल में एक साल में उतना आउटपुट दे पाओगे? और उसका आंसर था कि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि क्या उतना आउटपुट दे पाती हैं कंसल्टिंग कंपनीज तो मैं इंडिया में स्पेसिफिकली? श्योर, मैं आपको कंसल्टिंग का फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कंसल्टिंग में टिपिकली 5 लोग का टीम होगा, तो अप्रॉक्स 1.5 to 2 CR पर मंथ का बिलिंग रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है। आप बेन ले लो, बीसीजी ले लो, मैकेंजी ले लो, सब में सिमिलर सा रहेगा, 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर मंथ। आप जितना लंबा प्रोजेक्ट ले लो, 4-5 लोग का टीम में बता रहा हूँ, PL प्लस 14, यही टीम, इतना ही टीम स्ट्रक्चर होता है जो काम कर रहा होता है। अभी आउटपुट का आपने बात किया, तो महीने का आप 2 करोड़ चार्ज कर रहे हो, राइट? मुझे लगता है कि अपनी फीस तो कोई भी कंसल्टिंग कंपनी आराम से जस्टिफाई कर देती है, फीस तो जस्टिफाई हो ही जाती है। टिपिकली कंसल्टिंग में जो हमें बोला जाता है कि यार आपको मतलब हमें हमारी फीस का 5x आउटपुट क्रिएट करके देना है। ठीक है, तो अगर आप 2 करोड़ का फीस चार्ज करो पर मंथ, तो आप 10 करोड़ का आउटपुट निकालो क्लाइंट के लिए, तभी एक, क्योंकि कोई भी क्लाइंट ROI देखेगा, राइट? अभी मेरा अपना बिजनेस है तो मैं भी ROI देखता हूँ, कोई भी क्लाइंट ROI देखता है कि हम इन्वेस्ट करें तो हमें रिटर्न मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है 10, ठीक है, 5x 7x आई एम नॉट रियली श्योर कि कितने केसेस में निकल पाता है। 3x 4x 5x भी निकल जाता है, कुछ केसेस में 5x 7x 10x भी निकल आता है, कुछ केसेस में 2x 3x होता होगा, कुछ के अलग अलग वो नंबर्स रहते होंगे। बट मुझे लगता है फीस तो जस्टिफाई हो जाता है। आई डोंट थिंक फीस जस्टिफाई करने का कोई कंसल्टिंग कंपनी में कभी कोई दिक्कत रहेगा, क्योंकि इतनी इनएफिशिएंसी हर कॉर्पोरेट में होती है। कंसल्टिंग कंपनी बस इनएफिशिएंसीज को रिमूव कर रही होती है, और आप इतने इनएफिशिएंट होते हो कि यार उसको क्लीन अप कर दोगे तो बिजनेस इंपैक्ट आ जाता है। तो आई डोंट थिंक इतना कोई वो रहता है। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे कोई टेंजिबल आउटकम नहीं होता है, जैसे आपने एक स्ट्रैटेजी बना दी, इसका आपको एग्जैक्ट आउटपुट कभी दिखेगा नहीं शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में अगर स्ट्रैटेजी अच्छी बनी है तो लॉन्ग रन में काफी ज्यादा आउटपुट आ जाता है। तो उसमें भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर केस में आपको आउटपुट तो मिल ही जाता है। मुझे लगता है कंसल्टिंग इज अ फेयरली गुड इन्वेस्टमेंट, अब अच्छी इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है उसमें अच्छा ROI आता है। ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज की अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी टीम्स होती है जहाँ पे वही एक्स कंसल्टेंट्स को हायर कर लेते हैं, वो भी एक स्मार्ट तरीका है। तो कुछ मतलब जो टिपिकली कॉर्पोरेट्स करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो आप इन हाउस स्ट्रैटेजी टीम बना लो, अगर आपको शॉर्ट बर्स्ट में काम करवाना है तो आप आउटसाइड स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग हायर कर लो। तो इन दोनों अप्रोचेस काम करते हैं और मुझे लगता है आउटपुट तो मिल जाता है। सो आपने बीसीजी में ऑलमोस्ट 6 साल काम किया, उसके बाद यू मूव टू इंडस्ट्री कंसल्टिंग के बाद यू जॉइन लेंसकार्ट। तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ? आपने क्यों मूव करने का सोचा, और वहां पे लेंसकार्ट में आपका क्या रोल था? हाँ, तो मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना था, तो आई थॉट कि मतलब सी कंसल्टिंग में एक चीज जो एक जो छोटा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि आप डिसीजन मेकर नहीं होते हो, आप डिसीजन इन्फ्लुएंसर होते हो। आप डिसीजन मेकर क्लाइंट होता है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो, राइट? इंडस्ट्री में आप ही डिसीजन मेकर होते हो, तो आई थिंक वो एक काफी बड़ा डिफरेंस होता है। डिसीजन जब आप खुद लेते हो तो आप उस डिसीजन का इम्पैक्ट एस्टिमेट करते हो, तो आपका माइंड से थोड़ा चेंज हो जाता है, और ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि यार आप, क्योंकि आप ही डिसीजन ले रहे हो, राइट?
तो मेरा लेंसकार्ट में आई वाज द हेड ऑफ द लेंसकार्ट मोबाइल ऐप एंड आई वाज आल्सो हेडिंग प्राइसिंग वहां पे। तो लेंसकार्ट में चश्मों की जो भी प्राइसेस होते थे वो मैं और मेरी टीम हम ही लोग सेटअप करते थे। और जो लेंसकार्ट का मोबाइल ऐप है उसका जो रेवेन्यू था वो मैं ही देखता था कि वो कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसको बढ़ाए कैसे। तो ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से चलते हैं वो मुझे काफी सीखने को मिला कि किस तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, आपकी प्राइसिंग कैसे सेट होती है। तो ये सारी चीजें सीखने को मिली। आई वुड वर्क विद पीयूष पीयूष बंसली मेरे सीनियर थे, वहां पे मैनेजर थे। एंड ऑफ कोर्स पीयूष हिमसेल्फ इज अ वेरी स्मार्ट गाय, तो सीखने को काफी मिला। उनका माइंडसेट काफी डेटा ओरिएंटेड है कि भाई डेटा पे डिसीजन लो, तो डेटा डेटा बैक डिसीजन मेकिंग काफी सीखने को मिला। आई थिंक दैट वाज माय की लर्निंग देयर। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने पीयूष बंसल की बात करी, हम लोग भी शार्क टैंक में उनको देखते हैं और वो बहुत ही फाउंडर ड्रिवन बेट लेते हैं। अगर उनको स्टार्टअप उतना नहीं भी समझ में आ रहा है लेकिन फाउंडर बहुत समझ में आ रहा है तो वो बेट ले लेते हैं। तो और क्या आपको पीयूष बंसल की क्वालिटीज लगती हैं विच मेड हिम पीयूष बंसल? और आप ये उनका एक पर्सनल साइड बताइए, एंड एज अ लेंसकार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन लेवल पे क्या अलग करा लेंसकार्ट ने जिसकी वजह से आज लेंसकार्ट बाकी सबसे अलग है और इतना ऊपर है? तो आई थिंक लेंसकार्ट में पीयूष का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आई थिंक काफी मैंने और कंपनीज देखी हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग काफी थोड़ी डिसेंट्रलाइज होती है। लेंसकार्ट में पीयूष काफी ज्यादा मतलब हैंड्स ऑन मैनेजर मैं बोलूंगा, उनको काफी पता होता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। मतलब काफी बारी सीईओज डेलीगेट कर देते हैं, पीयूष थोड़े वैसे हैं कि उनको पता रहेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। उनकी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से, मैं दो चीजें बोलूंगा। एक तो है डेटा बैक डिसीजन मेकिंग, वो बिना डेटा के कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। और क्या होता है कि काफी लोग गट गट फीलिंग गट पे डिसीजन लेते हैं, काफी लीडर्स भी लेते हैं, बट गट फीलिंग से कुछ होता नहीं है। डेटा अगर आप डेटा नहीं समझेंगे, आप डेटा को नहीं समझेंगे तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक है डेटा बैक डिसीजन मेकिंग। सेकंड थिंग जो मुझे लगता है जो लेंसकार्ट का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है, और जो पर्सनली पीयूष काफी ही हिमसेल्फ बिलीव्स इज कस्टमर ऑब्सेशन। और ये लेंसकार्ट की वैल्यू भी है कि यार कस्टमर खुश होना चाहिए। तो आई थिंक और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर खुश है, राइट, तो ऑब्वियसली वो कंपनी काफी सक्सेसफुल होती है। और हमने बहुत स्टार्टअप्स देखे जो मतलब कोई सामान नियर बैंकरप्सी, कुछ के वैल्यूएशन बहुत कट है, कुछ में आपको बहुत ऑनलाइन खराब खराब चीजें सुनने को मिलेंगी। आपको लेंसकार्ट के बारे में बाय एंड लार्ज अच्छा ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो काफी कस्टमर फ्रेंडली कंपनी है। एंड पर्सनली मुझे लगता है अगर आप कस्टमर की लाइफ में वैल्यूएशन कर रहे हो तो कस्टमर्स आपको पसंद ही करेंगे और वो बिजनेस भी ग्रो करेगा। वही आप अगर आप कस्टमर को लूटने का कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स आपको इवेंचुअली कंपनी बंद हो जाएगा। लेकिन कस्टमर ऑब्सेशन इज अ की लर्निंग। मैं पर्सनली हमारी कंपनी में भी ट्राई टू इंश्योर दैट हमारे भी आर कस्टमर्स आर सुपर हैप्पी। लेकिन कस्टमर हैप्पीनेस, कस्टमर ऑब्सेशन, आई थिंक दैट्स अनदर की लर्निंग फ्रॉम यूज। एक और क्वेश्चन है, जैसे इसी में मैं भी 2 साल कोलकाता है मेरा। तो वहां पे देखता था कि बहुत ही पास पास के लोकेशंस में लेंसकार्ट के स्टोर्स हैं। तो क्या इकोनॉमिकली वो स्टोर प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, बिकॉज इतने पास पास हैं और वहां पे जाके आदमी पसंद करता है बट आता ऑनलाइन से बाद में है। सी लेंसकार्ट में हर स्टोर का मैथ होता है कि कौन सा स्टोर प्रॉफिटेबल है कौन सा नहीं है। तो अगर लेंसकार्ट में उनको हमें लगता है कि स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो वो स्टोर बंद कर दिए जाते हैं। बट जहाँ पे भी बहुत हैवी लॉसेस हो रहे होते हैं। बट अगर दो स्टोर पास पास खोले तो उसके बीच में पीछे कोई लॉजिक होता है, वहां पे डिमांड होगा तभी खोला होगा। मतलब स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी रिटेल चेन में काफी इंपॉर्टेंट एक मेट्रिक होता है। लेंसकार्ट में भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक था, उसको देखा जाता था कि भाई स्टोर्स प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। कभी लगा है कि ज्यादा मतलब कुछ इशू आ गया तो ऑफकोर्स कुछ स्टोर्स बंद भी होते हैं, बट ऐसा रेयरली होता है। खोलते समय ही काफी थिंकिंग किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, स्टोर खोलने के लिए एक प्रॉपर हर हफ्ता एक वीकली कॉल रहेगा जिसमें इवन सीईओ पीयूष को बैठ के स्टोर की लोकेशन देख रहे होंगे। तो वो इतना ज्यादा दिमाग लगा के स्टोर खोले जाते हैं, काफी डेटा बैक डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वहां पे। ऑन ग्राउंड चीजें इकट्ठी की जाती है कि भाई ग्राउंड पे क्या है, कितना फुटफॉल एक्सपेक्टेड है, पूरा प्रॉपर बिजनेस केस बनता है, उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। तो स्टोर खोलना इतना आसान बात नहीं होता, उसके पीछे बहुत थिंकिंग की जाती है और उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो बस यही बोलना चाहूंगा। तो पूरा प्रोजेक्शन बनाते होंगे कि कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा और कब तक कब करेक्ट ब्रेक इवन आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ये ओके। पूरा मैथ होता है हर स्पोर्ट के पीछे। तो ऑन एन एवरेज एक स्टोर मतलब कितने टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाता है? लाइक मैं डार्क स्टोर्स की बात करूं, जैसे जेप्टो में मैं देख रहा था, उनका कोई भी डार्क स्टोर 18 to 24 मंथ्स में ब्रेक इवन टच कर जाता है। और अब वो और 1 साल होने लग गया है। तो लेंसकार्ट के स्टोर्स में क्या है वो? मुझे नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि लेंसकार्ट छोड़े मुझे 2-3 साल हो चुके हैं। बट आई थिंक जो आप जेप्टो का बोल रहे
2 साल 3 साल, आई थिंक 2-3 साल में काफी रिटेल कंपनी से ब्रेक इवन आ जाता है। सो अब मैं आऊँ अगर आपकी स्टॉक मार्केट की स्टोरीज पे। आपने बताया कि आप जब कॉलेज थर्ड ईयर में थे तब आपको डॉइचे बैंक में इंटर्नशिप करने से फाइनेंस में इंटरेस्ट चालू हुआ। तो वो इंटरेस्ट बिल्ड होते 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 कैसे आज आप इतना बड़ा ट्रांजिशन आया। आप अब इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी शेयर करिए कि कैसे चालू किया आपने। श्योर श्योर। तो देखिए, पहले तो इनिशियली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, बट ऑफ कोर्स कोई सिखाने वाला नहीं था कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं। तो आईआईटी आईएम के टाइम पे तो कोई इन्वेस्टिंग कभी करी नहीं। इवन बीसीजी के टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करा। बीसीजी के एंड की तरफ जब बीसीजी का स्पैन खत्म हो रहा था तब स्टार्ट किया था, मतलब लास्ट 1 और 2 इयर्स में। उसमें भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था, जिससे सब लोग स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे डालें। फिर म्यूचुअल फंड से लोग ब्लू चिप पे आते हैं कि यार आप खुद रिलायंस, जो भी आपकी टॉप कंपनी, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जो भी ब्लू चिप्स होते हैं उसमें लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो वो मैंने अपना जर्नी में भी इन्वेस्टिंग का 6 साल पहले स्टार्ट किया था। इनिशियली म्यूचुअल फंड्स और ब्लू चिप्स का मिक्स करके। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि देखिए, ब्लू चिप इन्वेस्टिंग या आप रिलायंस इन सब में डाल लीजिए, इसमें आपको रिटर्न बहुत हाई तो नहीं मिलते हैं। आपको 12% रिटर्न, आप निफ्टी में पैसे डालेंगे आपको ऑलमोस्ट, जब तक इंडिया ग्रो करे, काफी हाई प्रोबेबिलिटी आप 13% 14% रिटर्न निफ्टी के थ्रू बना सकते हैं। आप इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो 13-14% 12% वॉट एवर दैट नंबर इज, मतलब मुझे लगा कि इससे बेटर, बहुत बेटर रिटर्न बनाया जा सकता है, जो कि मेरे ऑब्जर्वेशन भी थे। मैंने रियलाइज किया कि स्टॉक मार्केट में छोटे स्टॉक्स में अगर आप छोटी मार्केट कैप की कंपनी से अगर आप पैसा लगाएं तो आपका काफी पैसा बन सकता है अगर आप अच्छी इन्वेस्टिंग करें। तो वहां पे बड़ा अल्फा होता है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टर देखें, उनका मेजोरिटी पैसा छोटी कंपनियों में लगा होता है, छोटी साइज की। इसका एक लॉजिक होता है कि बड़ी कंपनी ऑलरेडी बड़ी है तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है। और कोई छोटी कंपनी अभी भी स्टार्ट हुई है या बहुत मार्केट कैप बहुत छोटा है तो उसका हेडरूम फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, राइट। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए, एक कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ रुपए। अभी 1 करोड़ रुपए की वाली कंपनी अपने प्रॉफिट को 10 करोड़ बहुत आसानी से कर सकती है, बट 1 लाख करोड़ रुपए वाली कंपनी अपने प्रॉफिट को 10 लाख करोड़ रुपए करने में उसको बहुत मेहनत लगेगा। बहुत टाइम शायद हो गया। शायद आप इंडिया की ग्रोथ से लिमिट हो जाओ, राइट। इसलिए आपको छोटी कंपनी में बड़ा पैसा बनता है और बड़ी कंपनियों में रिटर्न कैप्ड रहते हैं। इसलिए फिर मैंने छोटी कंपनियों में इन्वेस्टिंग करना पर्सनली ज्यादा चालू किया। बट छोटी कंपनी में ज्यादा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि आपको जो कि हम और डिस्कस कर सकते हैं कि डेटा को यूज करके स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। वो मैंने पर्सनली सीखा कि अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर एक छोटी सी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, ठीक है, लेट्स से कंपनी का रेवेन्यू 10 करोड़ है, उसको 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो ऑफ कोर्स उसका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर एग्जीक्यूशन हुआ, राइट। तो ऐसी कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो जिनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, जहां पे बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है। तो इसको डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं। यही मैंने करना स्टार्ट किया अपने बीसीजी के एंड में और लेंसकार्ट में, स्टैंजा में, और उसके बाद भी डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग में बोलता हूँ कि आप डेटा को पढ़ लिख कर इन्वेस्टिंग करो, ना कि मतलब आजकल जो इंडिया में बहुत आधे लोग तो एफएनओ कर रहे हैं, जो कि एकदम ही खराब चीज है। फिर कुछ लोग बिना पढ़े इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि भी काफी खराब ही चीज है। बट जो पढ़कर इन्वेस्टिंग करता है वो काफी अच्छा पैसा बनाता है। और यही मेरा सॉर्ट ऑफ लर्निंग भी था कि यार आप पढ़ लिख कर डेटा के बेसिस पे अच्छे से इन्वेस्टिंग करें। Got it। आपने अभी दो चीज बोली कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें तो डेटा बैक डेटा ड्रिवन होना चाहिए, और एफएनओ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं इन दोनों में और डीप डाइव करूंगा, बट थोड़ा सा और पीछे आते हैं एक बार कि आपने अब स्टार्ट किया, आपने कितने पैसे से स्टार्ट किया जब इनिशियली। इनिशियली मैंने डाला वो 5-10 लाख रुपए डाले होंगे, मतलब ज्यादा तो स्टार्टिंग में कोई डालता है नहीं। तो 5 लाख हम्म। 5-10 लाख से डाला मैंने। उस पे आप मान लीजिए हल्का सा ही ग्रोथ मिलता है, 12% का आप मान लीजिए रिटर्न, 12-13%, क्योंकि आप कोई भी लार्ज कैप ब्लू चिप्स में डालेगा 13% मोटा मोटा मिल जाता है अगर आप निफ्टी इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं टिल इंडेक्स ग्रोइंग। तो वही उतना ही रिटर्न प्रोफाइल था। फिर ऑफ कोर्स मैंने अपने पोर्टफोलियो को बड़ा किया। इवेंचुअली वंस माय पोर्टफोलियो वाज इन लेट सिंगल डिजिट करोर्स, तब मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि तब मुझे आई रियलाइज कि आई डोंट नीड मनी एज सच बिकॉज आई हैव अ गुड इनफ पोर्टफोलियो। सो व्हेन माय कॉर्पस was in late single digit crores, that's when I left my job and started my own company.
तो आपने जब शुरू में इन्वेस्ट किया तो शुरू के फर्स्ट 1 और 2 इयर्स का आपने बताया कि 12% के आसपास, 12-13% के आसपास रिटर्न था। तो आप तो आप क्या ये मानते हैं कि जैसे लोग लोगों को जो शुरू में 1-2 साल में रिटर्न मिलता है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि उनका परसेप्शन स्टॉक मार्केट की तरफ कैसा होगा? एज एज इन अगर कोई 2020 में आफ्टर लॉकडाउन चालू किया हो तो उसने बहुत ही ज्यादा बुल रन देखा एक शुरू के 2 साल, तो उसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बन सकता है। बट यही अगर कोई डिप में देखता है, बेयर मार्केट में देखता है जिसको लॉस हुआ शुरू के 1-2 साल ही, तो उसका परसेप्शन काफी चेंज हो जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत टफ है। राइट, राइट। तो वो तो देखिए वो नेचुरल सी बात है, जो मतलब पहली बार मैं एक चीज बोलता हूँ कि बेयर मार्केट बुल मार्केट कुछ होता नहीं है। मतलब ये खराब टर्म्स है जो इन्वेंट कर दिए गए। बेयर मार्केट इज अ पीरियड ऑफ बैड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं है तो किसी कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ते। तो उसको हमें लो इकोनॉमिक ग्रोथ बोलना चाहिए और बुल मार्केट को हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बोलना चाहिए, ताकि तब वो बहुत लॉजिकल हो जाता है। क्योंकि बियर मार्केट लोग को समझ नहीं आता कि बियर मार्केट है क्या। बियर मार्केट इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप लो इकोनॉमिक ग्रोथ में पैसा लगा रहे हैं, अब इकोनॉमी में कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है या ग्रोथ ही बहुत स्लो है, तो आपका भी पैसा नहीं बनेगा ना। ये तो लॉजिकल सी बात है। तो आप इकोनॉमी का फोरकास्ट देखें, अभी जैसे हम बहुत स्पीड से ग्रो करें, कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी काफी स्पीड से ही ग्रो करी है, राइट। तो तो पहली बात, हमें बियर मार्केट बुल मार्केट को इस तरीके से सोचना चाहिए। और आइडियली ऑफ कोर्स आपका स्टार्टिंग एक्सपीरियंस तो शेप करता ही है कि आपका परसेप्शन क्या है स्टॉक मार्केट का। अगर आप एकदम ही खराब टाइम पे डालेंगे, जब जब जस्ट पीरियड ऑफ बैड ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस खराब रहेगा। हैविंग सेड दैट, इंडिया में प्रॉपर बियर मार्केट या पीरियड ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 2 बार आया है पिछले 25 सालों में। एक बार आया था आपका 2008 में, जब अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। दूसरी बार आया था 2018-19 में, जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, डीमोनेटाइजेशन, बहुत सारे शॉक्स लगे थे इकोनॉमी को। तब 1-1.5 साल का पीरियड खराब था। और कोविड का एक छोटा सा मैं मान सकता हूँ कि वहां पे डिप आया था, जब थोड़ा टाइम, 5 महीने मार्केट खराब था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया काफी कंसिस्टेंट रहा है। इंडिया में प्रॉपर बैड इकोनॉमिक ग्रोथ कभी आया ही नहीं है, और चांसेस भी कम है कि अगले 10 साल में भी आएगा। इंडिया हैज बीन अ ग्रोइंग मार्केट। तभी अगर आप देखें तो मेजोरिटी लोग इंडिया में बुलिश ही रहे हैं। राकेश जूनवाला हमेशा से ही बुलिश रहे थे इंडिया पे, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये सारी प्रॉब्लम्स कि यार आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, मेच्योर इकोनॉमीज में आती है, डेवलपिंग इकोनॉमीज में आती नहीं है। तो मेजोरिटी लोग का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहेगा, अनलेस आपने बहुत ही गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया। और जैसे राकेश जोनवाला जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने मतलब जो अपनी मनी ऑफ लाइफ है, मनी फॉर लाइफ, वो बियर मार्केट में कमाई है। मतलब जब मार्केट डाउन जा रहा था, आपने जो लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको क्या लगता है कि आज के डेट में ज्यादा पैसा कहाँ बनाया जा सकता है? सी पैसा वो तो रहती है अगर आप उस टाइम पे डालेंगे जब आपके एसेट प्राइसेस सारे डिफ्लेटेड हैं, जब मार्केट बहुत डाउन है, तो बड़ा पैसा बनता है वो तो। अगर आपका सारा पैसा बियर मार्केट के अंदर गया है मार्केट उस टाइम पे, तो आपका बड़ा पैसा बनेगा ही बनेगा। बट ये जो आप जिसको आप बियर मार्केट बोल रहे हैं, राइट, स्टॉक्स में भी ऐसे फेजेस आते हैं स्टॉक प्राइस डिप्रेस हो जाता है। तो आपको तब स्टॉक्स को लेना होता है जब स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आए, विदाउट एनी मीनिंगफुल रीजन। क्योंकि स्टॉक्स, अगर आप वॉरेन बफे की भी बात सुने, स्टॉक्स ट्रेड एट इररेशनल प्राइसेस एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो वो बियर मार्केट में भी हो सकता है, वो स्टॉक स्पेसिफिक बियर मार्केट में भी हो सकता है, या स्टॉक स्पेसिफिक टाइम पे भी हो सकता है, प्राइसेस डिप्रेस्ड है। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करेंगे, डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग करेंगे, तो पैसा तो हमेशा ही बन जाता है, चाहे किसी भी तरीके का मार्केट हो। और मैं डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग पे काफी मतलब डिस्कशन करना चाहूंगा कि डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वो बहुत लोग को आता नहीं है। ऑफ कोर्स मैं आपके डेटा बैक आपने ऑलमोस्ट 6-7 बार यूज किया है, उसमें मैं अभी आऊंगा वापस से। और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप आपने बताया कि आपने शुरू म्यूचुअल फंड से किया, फिर ब्लू चिप कंपनी, फिर मिड कैप, माइक्रो कैप, तो ये पूरा ट्रांजिशन में आपने क्या सीखा कि जब आपने खुद के ट्रेड को कैसे मैनेज किया? बिकॉज आपको पता है कि हाँ, अगर मैं ब्लू चिप जैसी कंपनीज में लगा रहा हूँ तो उतना वोलेटिलिटी नहीं होगा, उतना रिस्क, उतना फियर फियर और ग्रीड का मिक्सचर अंदर नहीं आएगा। बट जैसे जैसे आप नीचे मार्केट कैप कंपनीज में जाएंगे, फियर और ग्रीड बढ़ता जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ती है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया अपने माइंड के अंदर? तो देखिए वो तो क्या है कि आपको हमेशा 20 से 25 कंपनियों में पैसा लगाना है। ठीक है। अगर आप 20 से 25 कंपनी में एकदम बराबर बराबर पैसा डालोगे, तो आपको ज्यादा डर कभी लगेगा ही नहीं। क्योंकि मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है किसी को, लेट से आपको 10 लाख का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, तो 50,000 रुपए 20 स्टॉक में लगा दो। अभी 20 स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हो, बहुत मुश्किल है पैसा गंवाना।
आप गवा ही नहीं पाओगे, मतलब आप कोशिश कर लोगे कि यार पैसा डूब जाए, तब भी मुश्किल आएगी आपको, क्योंकि आपने 20 कंपनी में लगा रखा है। और उन कंपनी में लगाओ जिनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। आपको दिक्कत, जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको दिक्कत आएगी प्रॉफिट को गंवाने में, चाहे आप छोटी कंपनियों में क्यों ना लगा लो। पैसा जाता नहीं इतनी आसानी से। हो सकता है 1 साल के लिए चला भी जाए, बट लॉन्ग रन में नहीं जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। एक आध साल डिप्रेस भी हो सकता है कि मार्केट का कंडीशन थोड़ा खराब है, बट इवेंचुअली वो ग्रो कर जाता है। तो अगर आप 20 डाइवर्सिफाई होकर लगाएंगे पैसा 20 स्टॉक्स में, और दूसरा कंडीशन, सारे स्टॉक के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हो एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब कुछ लोग फिर भी कमा लेंगे, मतलब ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की फाइनाइटी है, बट चांसेस कम हो जाते हैं फिर फुली डाइवर्सिफाइड। तो आई थिंक आपने डाइवर्सिफिकेशन से डर खत्म हो जाता है। आप स्मॉल कैप में लगा लो, आप देखिए, मतलब लार्ज कैप में भी वॉलेटिलिटी आ जाती है। टाटा एल्क्सी में एक डिसेंट वॉलेटिलिटी, स्टॉक काफी करेक्ट हुआ था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कम वॉलेटिलिटी होती है, इसका मैं जरूर मानूंगा कि लार्ज कैप्स हैव much lesser volatility than small caps and micro caps, but वही डाइवर्सिफाई रही है तो आपको ज्यादा डर कभी लगता नहीं। हैव ऑलवेज हैव like 20-25 stocks in the portfolio. मैंने आपके आप जिसमें 1% से ऊपर का होल्डिंग है, उसकी भी मैंने कुछ कुछ कंपनीज देखी और आपने काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है। कोई कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कोई है जो वाटर एनवायरमेंट सॉल्यूशंस पे है, कोई बिजनेस आईटी या डेटा सेंटर पे काम कर रहा है। तो मैंने देखा आपने ऑलमोस्ट हर सेक्टर में पैसा डाल रखा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बादशाह ने निखिल कामत से पूछा था। तो उसका क्वेश्चन था कि अगर आपको ढाई मालूम तीन है करोड़ मुझे रुपए क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन भी मालूम है, मुझे आंसर भी मालूम है, और वो आंसर सही था। एनर्जी ट्रांजिशन इज द बेस्ट सेक्टर, वो उन्होंने एग्जैक्ट सही चीज बोली कि आप, मैं आपको एक और एग्जांपल कुछ देता हूँ कि जब 1800 में रेल रोड बन रहे थे ना, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने रेल रोड में पैसा लगाया था, ठीक है। फिर जब ऑयल निकला था तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने उन्होंने ऑयल में पैसा लगाया था। अभी का वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर, वही स्मार्ट इन्वेस्टर अभी क्लीन एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। तो आपको उन सेक्टर में पैसा लगाना है जो आगे बढ़ा होने वाला है, ठीक है। आपको फ्यूचर में जीना है और आपको फ्यूचर को एंटिसिपेट करना है। क्लीन एनर्जी इज अ गुड सेक्टर। आज की डेट में आपको सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं आपके आसपास, मेजोरिटी कोल है और आपका बाकी फॉसिल फ्यूल्स है, राइट। बट इवेंचुअली आफ्टर 10-20-30 ईयर्स आपको सोलर बहुत दिखेगा, विंड बहुत दिखेगा। Energy transition is the best team according to me, and I completely agree with what he said. I think energy transition is the best way to make money right now. उसी में, उसमें पैसा पक्का इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां बड़ा पैसा बनेगा। इंडिया में डिफेंस एक और अच्छा थीम है, डिफेंस में पैसा लगाना चाहिए, एनर्जी में पैसा लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसा लगाना चाहिए, आपका ड्रोन्स में पैसा लगाना चाहिए, एआई में पैसा होना चाहिए, एआई एंड टेक। तो कंजम्पशन, इंडिया इज अ गुड कंजम्पशन स्टोरी। तो ये 5-6 सेक्टर्स है, इनमें आपका पैसा पक्का लगाना चाहिए। क्लीन एनर्जी बिंग द बेस्ट सेक्टर, क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस बिंग द बेस्ट सेक्टर्स। तो आप अगर कोई स्टॉक अगर बताना चाहें जो जिसके बारे में स्टडी कर सकते हैं लोग डिफेंस और एनर्जी ट्रांजिशन में। देखिए स्टॉक्स तो, मतलब मैं स्टॉक, मैंने आज ही एक एनर्जी ट्रांजिशन के एक स्टॉक पे लगाया है, केपीआई ग्रीन। राइट। तो देखिए केपीआई ग्रीन काफी अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। अब एनीवे आई थिंक जब स्टॉक्स की बात करते हैं थोड़ा सेंसिटिव, इंडिविजुअल स्टॉक्स के नाम पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक तो कभी कोई नहीं बता सकता कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं करेगा। बट अगर मेरे को एनर्जी में बोला जाए, मुझे केपीआई ग्रीन एनर्जी जो जिस स्टॉक में आपने लगाई, मेरे को काफी अच्छा लगता है स्टॉक को। एक कंपनी है अभी, एक कंपनी है जेंसॉल इंजीनियरिंग, उसका सोलर में काफी अच्छा प्रेजेंस है, वो मुझे काफी सही लगता है। एक कंपनी है शक्ति पंप, वो सोलर पंप्स में के सेक्टर में है, वो मुझे अच्छी लगती है। डिफेंस में एक कंपनी है निबी करके, वो मुझे काफी अच्छी लगती है, निबे लिमिटेड। एक कंपनी है कृष्णा डिफेंस, वो मुझे काफी अच्छी लगती है। एक कंपनी है सीएफएफ फ्लूइड, उसने अभी भी फंड रेज किया है, वो मुझे काफी अच्छी लगती है। तो आई थिंक ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग में, जैसे कि मैंने बोला, एक स्टॉक कोई नहीं बता सकता कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं, बट अगर आप 20 स्टॉक में लगाएंगे और आप अच्छी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो ये 5-6 स्टॉक्स जो मैंने बोले, ये मेरे टॉप ऑफ द माइंड स्टॉक्स है। ऑफ कोर्स मैं ही नहीं बोल रहा ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मुझे अच्छे लगते हैं। इसका मार्केट फोर्सेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो हर इंसान को अपनी खुद की स्टडी जरूर करनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं ये डिस्क्लेमर भी लगा दूंगा जब एडिट हाँ। करवाऊंगा मैं तो आप एक बताइए कि क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं, बिकॉज आपने तो ऑलमोस्ट हर मार्केट कैप की कंपनीज में लगाया है। तो अगर कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लगा रहा है, तो क्या एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है रिटेल इन्वेस्टर को जो आप क्लियर करना चाहेंगे? तो एक तो ये है कि
लोग ये बोलते हैं लिक्विडिटी के बहुत इशू रहते हैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप में। तो देखिए मैं आपको एक अपना एग्जांपल लेता हूँ। कंपनी है टाई इंडस्ट्रीज, मैंने कंपनी का 2% खरीदा था, मेरा शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम है, ठीक है। और वो मेरे से मिस्टेक हो गया था, मेरे को नहीं खरीदना चाहिए था, मेरे को अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं था वो। मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई कि यार गलती कर दी है, ये तो नहीं करना चाहिए। मैंने 50-60 लाख रुपए डाले थे स्टॉक में। फिर जब मुझे गलती रियलाइज हुई, मैंने बेचना स्टार्ट किया। 2% कंपनी है मेरे पास, जो कि काफी साइजेबल चंक है, इनफैक्ट शायद 2 से ज्यादा ही था, 2.25% टाइप से एक टाइम पे। मैं हर रोज बेचता था, क्या मेरे को स्टॉक से निकलना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को स्टॉक से निकलना था। मैं डेली बेचता था। आई थिंक 15 दिन में मैंने अपना पूरा 2.5% स्टेक बेच दिया था आराम से, 2-2.25% स्टेक बेच दिया था आराम से। और मुझे कोई दिक्कत नहीं आया था। तो जब 2% बेचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, तो आई एम प्रीटी श्योर रिटेल इन्वेस्टर्स 2% कंपनी का नहीं खरीदते, राइट। आई डोंट थिंक, बहुत कम लोग ही 2% खरीदते हैं, मेजोरिटी तो नहीं खरीदते हैं। तो लिक्विडिटी रिस्क इतने ज्यादा नहीं होते। एक जरूरी मैं चीज बोलूंगा कि जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हो उस प्राइस पे नहीं बिकेगा, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे तो आप प्राइस को तोड़ दोगे। और मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 40 रुपए में बेचना स्टार्ट किया था, इवेंचुअली 28 रुपए पे खत्म किया था। तो क्योंकि मैंने हर रोज बेचा था, तो ऑफकोर्स मेरे को ऑफकोर्स लॉस हुआ था उस इन्वेस्टमेंट में। आई मेड लाइक 20-25 लाख लॉस, बट एग्जिट मिल गया था मुझे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो जब मैं 2% कंपनी बेच सकता हूँ, तो छोटी पोजीशन तो आराम से बेची जा सकती है, उसमें कोई डर की बात नहीं है। तो ये एक सबसे एक मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो काफी लोगों को रहता है। तो आपने जैसे बताया कि आपको लगभग 15 दिन लग गए बेचने में, आपके पास 2% का था। क्या रीजन था वो कंपनी को सेल करने का? मतलब आपको क्या, आपने जब लगाया तब आपका क्या उस टाइम माइंडसेट था कि हाँ ये ग्रो करेगा, बट क्या चेंज हुआ खरीदने के बाद? तो ऑफ कोर्स उस टाइम में मैं भी अपनी जर्नी में अर्ली था, तो मेरे को पूरा एग्जैक्टली आइडिया नहीं था किस तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं। देखिए थीसिस तो सेम ही होती है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखा रहा था। इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स, आप आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। आपको इसको एंटिसिपेट करना है। तो एक गेसिंग गेम है, जो सही गेस करेगा वो पैसा बनाएगा, जो गलत गेस करेगा वो पैसा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मेरा थीसिस ये था कि वो कंपनी, आई थिंक वो कंपनी कुछ जैम्स और केचप्स और ये सब बनाती थी, और वो बिग बास्केट पे लिस्टेड थी। तो और अभी भी थोड़े टाइम पे, उसी टाइम पे लिस्ट हुई थी बिग बास्केट पे। तो मुझे लगा बिग बास्केट की वजह से इसके ऊपर ग्रोथ आ सकता है, और एक क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, ठीक है। तो मुझे लगा आगे भी ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि ये कंपनी बिग बास्केट पे लिस्ट अभी अभी हुई है और अमेजोन पे लिस्ट हुई है, तो आगे ग्रोथ आ सकता है। बट अगला क्वार्टर बहुत खराब आया, और उस कंपनी में प्रमोटर का कोई स्टेक नहीं था, इनफैक्ट प्रमोटर इंडियन ही नहीं था। तो ऑफकोर्स प्रमोटर का कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव था नहीं टू ड्राइव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो वो एक मिस्टेक था। उसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 30% के आसपास थी। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया मैं लो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी से पैसा नहीं लगाऊंगा। ये लर्निंग था कि यार आप प्रमोटर के पास इनफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होने चाहिए टू रन द कंपनी प्रॉपर्ली। थीसिस था कि ग्रोथ होगा, बट ग्रोथ हुआ नहीं था, और वो मुझे रियलाइज हो गया कि ग्रोथ होगा भी नहीं, क्योंकि प्रमोटर का कोई इंसेंटिव नहीं है। और ये लिस्टिंग इज, मतलब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट काफी बार तो स्टॉक आउट ही रहता था प्रोडक्ट, मतलब आप चेक भी करोगे तो स्टॉक आउट था। तो बिक ही नहीं रहा था बेसिकली, लिस्टिंग तो थी बट बिक नहीं रहा था प्रोडक्ट बिग बास्केट और अमेजोन पे। तो फिर मैंने बेच दिया था stock। आपने ऐसे ये एक बताया जो इन्वेस्टमेंट आपका सही नहीं गया, और आई नो कि हाँ अगर कोई माइक्रो कैप में लगा रहा है तो वो काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई 20 में लगाएंगे तो हो सकता है एक ही बहुत ज्यादा एक आउटलायर जैसा निकलेगा। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी आउटलायर स्टोरी है, कोई सक्सेस स्टोरी है? तो आप मेरा एक अभी का स्टॉक देख सकते हैं। एक मैंने केमटेक वॉल्स में लगाया था, पब्लिक डील ही है, बल्क डील है। उसमें मैंने 60,000 के करीब शेयर खरीदे थे 30 रुपीज के प्राइस पे। 20 लाख से अराउंड लगाया था, 18-20 लाख रुपीज। अभी वो 270 का स्टॉक है, तो ऑलमोस्ट 20 लाख का 2 करोड़ के करीब हुआ पड़ा है। फिर एक स्टॉक मैंने लिया था आरएमसी स्विच गियर, वो मैंने 40 रुपीज पे लिया था। अभी वही स्टॉक आई थिंक 800 रुपए के आसपास है। और आप उसमें स्प्लिट भी हुआ था, तो एक्चुअली में शायद 1200 रुपए के आसपास होगा। उस स्टॉक में मैंने वो खैर मैंने एग्जिट किया था इवेंचुअली, बट उसमें मैंने काफी 20x 30x रिटर्न बनाया था। उस स्टॉक में पैसा कम डाला था, बट 20x 30x रिटर्न बनाया था। तो 20x के करीब मैंने रिटर्न देखा है। 10x केमटेक वॉल से मेरे पास करंटली है ही, और मैं केमटेक सेल भी नहीं कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो भी 20x मोस्टली हो सकता है चला जाए, अगर ग्रोथ आया। तो ऐसे हैं 20x तक देखे हुए मैंने, 10x 20x 5x 6x तो बहुत देखे हैं। तो आई थिंक दिस इज दिस इज अ काइंड ऑफ, मतलब आई थिंक दीज आर लाइक रियली आउटसाइड रिटर्न्स। एंड जो आप बोल रहे हैं कि 20 में से एक नहीं होता, इनफैक्ट लाइक 3x 4x तो मेरे बहुत स्टॉक्स हैं, 4x तो मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो 3x 4x आपको काफी मिल जाएंगे, और 2x भी बहुत मिल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक इतना कोई होता है कि 20 में से एक होगा, बहुत मिल जाते हैं। मैं आपको इन्वेस्टिंग का लॉजिक बता देता हूँ कि आपको, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जिनका प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने वाला है।
ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लिस्टेड कंपनी है, उसका करंट रेवेन्यू है 150 करोड़ और प्रॉफिट है 18 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ और 18 करोड़। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप ये नंबर याद कर लो, 150 करोड़ रेवेन्यू और 18 करोड़ प्रॉफिट। इसने बोला है हम 50% से टॉप लाइन ग्रो करेंगे। ठीक है, और मार्जिन के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मुझे एक साल बाद का रेवेन्यू बता दो क्या आ सकता है एज पर द कंपनी, एंड प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन बता दो। 250 करोड़ रेवेन्यू अगर 50% से ग्रो कर रहा है, और एज्यूमिंग कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसे ही ग्रो कर रहा है, तो 27 करोड़ के आसपास। एग्जैक्टली, तो आपने मैथ कर दिया यहीं पे बैठे बैठे 2 मिनट में। ये हाँ। डेटा पब्लिक है, कंपनी ने बोल रखा है और ये डेटा कब पब्लिक है। अब इस डेटा के इसमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर अर्निंग, अगर मल्टीपल एक्सपेंशन, अगर पी एक्सपेंशन नहीं भी होता है तो भी 50% ग्रोथ स्टॉक पे डेटा के बेसिस पे दिख रहा है, राइट। तो ये एकदम सिंपल है कि आप डेटा के बेसिस पे कितनी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 मिनट लगा हमें मैथ करने में कि यार 18 का 27 करोड़ हो जाएगा। ये स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी काफी कम है, तो इस स्टॉक में आराम से। अब अगेन, इसमें हमने अज्यूम किया है कि ऐसा हो जाएगा जो कंपनी ने बोला। ऐसा हो सकता है ना हो, तो वो रिस्क है, राइट। बट अगर कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जो कंपनी ने बोला है वो कंपनी पिछले 3 साल से काफी अच्छा परफॉर्म करी है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि जो इस बार बोला है ऐसा भी हो जाएगा, राइट। इसके ये है प्रॉपर डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग। मैंने आपको डेटा दे दिया, आपने मैथ कर लिया और आपने आंसर बता दिया कि एक साल बाद मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसे ही मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता हूं कि जहां पे कंपनी के ऑर्डर बुक्स नोन है। तो आप अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी थी, उसका शायद आई थिंक 200 करोड़ का रेवेन्यू था और 670 करोड़ का ऑर्डर बुक था। अब 670 करोड़ का ऑर्डर बुक है और एवरेज एग्जीक्यूशन पीरियड 2 साल का मान लो, तो आप पहले ही मैथ कर सकते हो कि यार कितना रेवेन्यू आएगा एक साल बाद और कितना प्रॉफिट आएगा एक साल बाद। ये बेसिक डेटा मैं जो कैट में सिखाते हैं, बेसिक डेटा एनालिसिस है और कुछ है नहीं, राइट। बस आपको डेटा ढूंढना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम होती है कि ये डेटा कैसे ढूंढे, जो कि मेरा स्टार्टअप करता है। डेटा, इस टाइप का डेटा जो भी ऑर्डर बुक डेटा है, गाइडेंस डेटा है, सेल्स टारगेट डेटा है, एम्प्लॉय एक्सपेंशन डेटा, ये सारा डेटा हम प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि मैथ लोग अपने दिमाग में कर सके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर। इन्वेस्टिंग इसी पे होती है कि आप डेटा को पढ़ो, समझो, एक साल बाद या 2 साल बाद का प्रॉफिट एस्टिमेट लगाओ और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही ये वाला एक्सरसाइज जो आपने अभी बताया। मैं इसमें और डीप डाइव करूं, जैसे आपने बताया कि अगर अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि अगर कोई कंपनी है जिसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अब वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा, आप एक ये बताइएगा। और अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा पता समझ में आ गया, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, और अभी आपने जैसे बताया अगर उसको कोई बड़ा ऑर्डर अगर मिल गया है, उसकी न्यूज आ गई है, तो वो पोटेंशियली अच्छा करेगा। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड मैं पुराना कैसे पता करूं, कैसे समझूं? और अगर मैं उस वो अच्छा है ट्रैक रिकॉर्ड और उसके बेसिस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई नो मतलब ये काफी वेग है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरा वर्क कर जाएगा आइडिया? श्योर श्योर, तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल ही दे देता हूँ, ठीक है। आप श्योर। बता देंगे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं, आप ही को मैं डेटा दे दूंगा। रियल लाइफ एग्जांपल, श्योर। एक कंपनी है, इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट था आज से 10 साल पहले 1 करोड़, फिर अगले साल आया 2 करोड़, फिर अगले साल 3 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर 64 करोड़। ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा वन है। टू थ्री सिक्स 14 20 35 64। हाँ। अच्छा लग रहा है आपको ट्रैक रिकॉर्ड? बहुत बढ़िया है। राइट। तो ट्रैक रिकॉर्ड से दिख रहा है प्रमोटर अच्छा है, राइट। हम्म। इसके अगले साल नंबर आए थे 77 करोड़ और अभी कंपनी का प्रॉफिट है 93 करोड़। ठीक है, तो बहुत आप कंपनी के 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से देख सकते हो कि कंपनी का ग्रोथ की, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करी, राइट। आपको एक ट्रेंड देखना है। मतलब सिंपल एग्जांपल है, स्कूल में लोग कैसे ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि यार आपके 5 साल के मार्क्स देख लेंगे। लेट से स्कूल में मैं, मतलब लेट से आपको गेस करना है कि यार स्कूल में इस साल कौन फर्स्ट आएगा। अब लेट से 5 साल से रोहन फर्स्ट आ रहा है, जैसे हाई चांस कि छठे साल भी रोहन ही फर्स्ट आएगा ना। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड तो हिस्टोरिकल डेटा से पता लग जाता है कि यार 5 साल से हुआ है, 5 साल से टॉप 3 रोहन, सोहन और श्याम है। छठे साल भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वही टॉप 3 होने वाले हैं, क्योंकि वो हर साल आते हैं, वही स्मार्टेस्ट किड्स है, राइट, इन द डिपार्टमेंट, इन द स्कूल। तो वही होता है। आप पास्ट परफॉर्मेंस देख लो, अगर पास्ट में प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ा है तो मोस्ट लाइकली प्रमोटर अच्छा है, कंपनी स्मार्ट है। तो पास्ट परफॉर्मेंस इज वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ प्रमोटर। तो आपने जैसे पास्ट प्रॉफिट्स की बात करी, बुक्स की बात करी,
तो मैं भी एक मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ। और इफ हाइपोथेटिकली अपन मान के चलते हैं कि क्या चांसेस हैं कि ये बुक्स मैनिपुलेटिव होंगी, वो भी यार तो एक तो कंसर्न रहता है ना इन्वेस्टर को। राइट राइट राइट। तो देखिए मैनिपुलेशन तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्टॉक में हो सकता है बुक मैनिपुलेशन। अब इंडिया में हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि मैनिपुलेशन कितने, अगर आपको निकाल लो कि कितने परसेंटेज स्टॉक्स में इंडिया में मैनिपुलेशन होता है, आप ये भी हिस्टोरिकल डेटा से निकाल सकते हो कि कितने में हुआ। आप ये देख लेना, हर साल इंडिया में गिनती के 5-7 पंप एंड डंप आते हैं 5,000 कंपनियों में। ठीक है, आपको दिखेगा हार्डली 1% इन इंडिया में मैनिपुलेशन की खबरें आती है कि भाई ये प्रूवन मैनिपुलेशन है। ठीक है, हार्डली 1% में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि आप एक मैनिपुलेटेड स्टॉक में पैसे लगा रहे हो बहुत ही कम है, राइट। क्योंकि एनीवे से 1% 2% स्टॉक्स ही मैनिपुलेट की बुक्स मैनिपुलेट हो रही है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब आप कोई भी देख लो, रिलायंस की बुक्स 10 साल से सेम ही बुक्स है, कोई डिफरेंस है नहीं, राइट। आप कोई भी कंपनी ले लो, बहुत एक सत्यम ही था लार्ज कैप में या मिड कैप में जहां पे स्कैंडल निकला था, और कहीं खास निकला नहीं ज्यादा कंपनियों में। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स इज हार्डली 2%। तो पहली बार उसको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको देखना भी है, एक और तरीका है कि यार आप, एक मैंने बोला पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, ठीक है। दूसरा आप ये देख लो कि कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है। ठीक है, अभी एक चीज बोली जाती है कि यार कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट। अगर आप मतलब खराब लोगों के साथ बैठे हो तो आप खराब हो गए, अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हो तो मोस्ट लाइकली आप अच्छे हो गए, राइट। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर इंग्लिश का इडियम है, इंग्लिश की सेइंग है। सेम चीज होता है अगर आपके क्लाइंट सारे टॉप नॉच है तो मोस्ट लाइकली आप भी टॉप नॉच ही होंगे, नहीं तो आपके क्लाइंट्स टॉप नॉच नहीं होते, राइट। अगर आपका कस्टमर फीडबैक अच्छा है तो मोस्ट लाइकली आपकी कंपनी बहुत ज्यादा फर्जी नहीं होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, मैं हमेशा चेक करता हूँ कि मेरी कंपनी के क्लाइंट सारे टॉप नॉच होने चाहिए। या फिर अगर वो B2C कंपनी है, B2B कंपनी में तो क्लाइंट्स चेक हो सकते हैं, तो आप चेक कर लो क्लाइंट्स कौन है। टॉप नॉच क्लाइंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन बहुत लो हो जाता है। अगर B2C कंपनी है तो आप उसकी दुकान पे जाकर देख लो, अपने फ्रेंड को बोल दो इंडिया में क्या शॉप पे चला जाओ और देख ले कैसी है। अगर अच्छी लग रही है तो अगेन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती, बिजनेस तो रियल है ना, क्योंकि आप तो देख कर आए हो बिजनेस को। तो आप एक्चुअल में ऑन ग्राउंड देख सकते हो कि बिजनेस रियल है कि नहीं है। B2B तो क्लियरली क्लाइंट से वेरीफाई हो गया। B2C में आप अपने किसी फ्रेंड को शॉप पे भेज दो। इनफैक्ट आपको वो भी नहीं करना, आप गूगल रिव्यू पढ़ लो बिजनेस के, आजकल तो गूगल है, तो आपको वहीं से दिख जाएगा कि कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें आराम से वेट हो जाती है। और मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूँ, इंडिया में जो लोग बहुत पंप एंड डंप मैनिपुलेशन ऐसे बोलते हैं, 1,000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर इंडिया में हार्डली मैनिपुलेशन होता है। जब आप 1,000 करोड़ की मार्केट कैप क्रॉस कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो। मेजोरिटी मैनिपुलेशन 500 करोड़ से नीचे होता है। तो अगर आप बहुत रिस्क एवर्स है तो आप 1,000 के ऊपर ही लगाइए, क्योंकि वहां चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। आप 500 से नीचे फिर भी होता है, क्योंकि वहां पे बहुत बैड एलिमेंट्स प्ले करते हैं। तो अगर आप बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं है, और 100 से नीचे तो बहुत होता है, 100 करोड़ से नीचे, तो अगर आपको लगता है कि यार मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, 100 से नीचे आप बिल्कुल मत जाइए। इनफैक्ट आप 1,000 के नीचे मत ही जाइए। 1,000 के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो होती है मैनिपुलेशन। हाँ, आई थिंक आदित्य, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला हूँ बिकॉज अब मेरे को बहुत ज्यादा मजा आने लग गया इस कॉन्वर्सेशन में। और आई थिंक आप जो इनसाइट्स दे रहे हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल लग रहा है। और आपने जो बताया कि कंपनी के क्लाइंट्स देख लो अगर B2B है, तो इससे मेरे को एक और चीज याद आई। जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो मैं एक लिस्टेड कंपनी में जाता था, वो उनका मार्केट कैप अराउंड 15,000 करोड़ है। तो उनके क्लाइंट्स बड़े बड़े टायर कंपनीज है। आज जो भी बड़ी इंडिया में टायर कंपनीज है वो उनके क्लाइंट्स है। तो एक्चुअली वेंडर टेस्टिंग होता है कि जो बड़े बड़े टायर कंपनीज है उनके कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज एक्चुअली में हमारे क्लाइंट के फैक्ट्री आते थे और चेक करते थे कि एक्चुअल में ये लोग उस क्वालिटी का माल बना रहे हैं कि नहीं, कोई गड़बड़ी थोड़ी है। तो ये भी एक वेरिफिकेशन पॉइंट मिल जाता है अगर अपन B2B कंपनीज में लगा रहे हैं तो। एग्जैक्टली सी, अगर आपका क्लाइंट लेट से आपका क्लाइंट ONGC है, ठीक है, तो ONGC ने पक्का चेक किया होगा ना आपकी फैसिलिटी, आपका कैपेबिलिटी। तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि यार आपका बिजनेस तो फर्जी नहीं हो सकता। बुक कुकिंग तो देखिए कोई भी कर सकता है, वो उसकी अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी आप हिस्टोरिकल डेटा से देख लीजिए, वो हार्डली लेस देन 1% है जहां पे बुक कुकिंग हुई है। यस बैंक हो गया, सत्यम हो गया, तो वो तो बहुत ही कम चांसेस है। बिजनेस रियल है कि नहीं है वो आपका ONGC का कॉन्ट्रैक्ट वैसे वेरीफाई कर देगा, राइट। तो आपका टॉप नॉच नाम जुड़ा है तो आपका बिजनेस वैसे ही वेरीफाई हो जाता है। फिर देखिए, वो तो आप सड़क पे चढ़ते हो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप चलना थोड़ा सा छोड़ देते हो। आप 20 स्टॉक में लगाओ, वर्स्ट केस आपके एक स्टॉक में मैनिपुलेशन निकल आएगा, वर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ। तो डरना क्या ना, आप 2% के लिए आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते लाइफ में कि यार 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन है तो मैं क्यों
इतना स्ट्रेस लूं, राइट? और 1000 करोड़ के ऊपर तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ बहुत ही कम चांस हो जाता है। तो अगर इतने कम चांसेस हैं तो वो इट्स नॉट इवन अ थिंकिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं आपने अभी जो बताया, अगर मैं इसका एक पिक्चर ड्रॉ करूं, अगर कोई B2B कंपनी है, उसका अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें, उसके कंपनी के क्लाइंट्स देखें, और अगर पिछला 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे आपने एक एग्जांपल बताया जिसका 1 करोड़ था 10 साल पहले और आज लगभग 93 करोड़ है, तो पता चल गया कि हाँ, यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ से एक बिलीव आ गया कि हाँ, कंपनी अच्छी है। अब दिख रहा है कि यहाँ कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं या कंपनी का पोटेंशियल बढ़ रहा है, और कंपनी जिस सेक्टर में है वो भी काफी बूम हो रहा है। फॉर हाइपोथेटिकली लेट्स टेक की एनर्जी ट्रांजिशन में ही है। और ऐसे करके अगर मान लीजिए मैंने एक 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, माइक्रो कैप स्मॉल कैप, और उसमें मैंने 20 कंपनीज में अपना अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मतलब मार्केट को एटलीस्ट बीट कर देगा? सी वो तो डिपेंड करता है कि आपने वो 20 स्टॉक चूज कैसे किए हैं, बट अगेन रिटर्न तो अच्छा होना वही चाहिए। जो अगर मैंने आप आपको बताया कि पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है और ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रिटर्न अब कितने बनेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, बट अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। मतलब मैं पर्सनली खुद मान मेरा खुद का अगर 50% से ऊपर का है तो मैं 50% से ज्यादा रिटर्न बनाता हूँ पर ईयर। ठीक है, और ये मैं पर ईयर? 4-5 साल से बना रहा हूँ। मैंने अपना वेल्थ, अपने पर्सनल वेल्थ को ऑलमोस्ट 8x 9x कर दिया है थ्रू इन्वेस्टिंग। तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं। अभी कितने बनेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता, बट अच्छे बन जाते हैं। और मतलब ये सारी चीजें मैं आपको डेटा के और एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ जो आप भी खैर बोल रहे हैं। और एक फ्रेमवर्क में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा फ्रेमवर्क है, कंपनी में प्रॉफिट अप ट्रेंड होना चाहिए, जो कि मैंने आपको सीक्वेंशियली बताया, राइट? कि सीक्वेंशियली प्रॉफिट बढ़ने हाँ। चाहिए, प्रॉफिट अप ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड चीज, आइडियली आप अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी को खरीदो। अभी मैं वैल्यूएशन इस कॉल पे नहीं सिखा सकता कि वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है, बट ऑफ कोर्स सॉवरेन में हम फ्री में इन्वेस्टिंग सिखाते भी हैं। हमारे 2 वीडियोस हैं, वो कोई देखकर वैल्यूएशन सीख सकता है। तो डिसेंट वैल्यूएशन में कंपनी ले लो, बहुत ओवर प्राइस कंपनी मत खरीदो। ठीक है। फ्यूचर इंफॉर्मेशन, आप क्या फ्यूचर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी की कि यार फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऑर्डर बुक क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान क्या है, रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, सेल्स टारगेट क्या है, हायरिंग प्लान क्या है, एसेट बेस्ड एक्सपेंशन प्लान क्या है, ये डेटा होना चाहिए आपके पास। एच एन आई बाइंग, आप ये देखो बाकी लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, एच एन आई फंड्स ये लोग क्या कर रहे हैं, एच एन आई बाइंग चेक कर लो। सेक्टर अच्छा होना चाहिए कंपनी का। और छठा, प्रमोटर ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए। प्रमोटर आप कैसे चेक कर सकते हो? क्लाइंट्स चेक कर लो, या आप गूगल रिव्यूज ये सब चेक कर लो। उससे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा कि प्रमोटर कितना अच्छा है और प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। तो देखिए, एक 6 पॉइंट फ्रेमवर्क है: प्रॉफिट अप ट्रेंड, गुड वैल्यूएशन, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, एच एन आई बाइंग, ग्रेट सेक्टर एंड गुड प्रमोटर। इसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग करते हैं तो काफी बारी अगेन पैसा बन जाता है। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ, इनफैक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल ही दूंगा। ठीक है, श्योर। एक कंपनी है, इसका डेटा मैं आपको दे देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 96 करोड़ का था FY 24 का, और प्रॉफिट 6 करोड़ का था। ठीक है, कंपनी ठीक बोल है। रही है उसने इस साल के पहले 5 महीने में 100% ग्रोथ दिखाया है, ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ओके। इसका आप मुझे इस साल का रेवेन्यू प्रॉफिट बता दो, अज्यूमिंग ग्रोथ कंटिन्यूज, विच इज द लॉजिकल असम्पशन टू मेक, राइट? अज्यूमिंग की ग्रोथ कंटिन्यू करती है 100% ईयर ऑन ईयर, जो कि पहले 5 महीने में हुआ है। इसका एक साल बाद का रेवेन्यू बता दो, प्रॉफिट बता दो। तो अगर वो मतलब जो 96 करोड़ है वो 100% है पिछले, उससे पिछले साल का, हाँ, तो इस 5। साल फिर डबल होके ऑलमोस्ट 200 करोड़, करेक्ट करेक्ट, और प्रॉफिट बता दो। लगभग 12-15 करोड़, 12 करोड़ के आसपास। करेक्ट करेक्ट। अभी ये रियल डेटा है, और ये डेटा पब्लिक में है। आई डोंट थिंक कोई पढ़ता है, बट आप इतना इजीली मैथ करके बता रहे हो कि 12 करोड़ है। कंपनी की मार्केट कैप है 200 करोड़ की। ठीक है, कौन से सेक्टर में? ये D2C कंपनी है। फ्लिपकार्ट इन सब पे अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, कपड़े बेचती है बेसिकली। तो D2C ब्रांड है। तो इसका 12 से 15 करोड़ का पैट आएगा, मेरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। और 200 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड निकाल लो, मतलब आप निकालो, आपका पी हार्डली 12 का है, और सेक्टर में अच्छा हम्म। वैल्यूएशन मिल जाता है। तो ये मैथ का ही गेम है। हम्म। मतलब इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम, इन्वेस्टिंग इज इनफैक्ट नॉट अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट मैथ। इनफैक्ट अगर आप उसको डाइवर्सिफाई कर दोगे, ऐसे 20 स्टॉक ले लो, अभी क्या 12 करोड़ आएगा आप गारंटी से बोल सकते हो? ना बोल सकते, ना मैं बोल सकता, नहीं। क्योंकि वो तो नहीं। अगले साल पे डिपेंड करेगा। बट ऐसे ही लॉजिक में हमने 20 स्टॉक पकड़ लिए, राइट? हम्म। अभी हमने पिछले थोड़े टाइम पहले वो उसकी बात करी थी जहां पे 18 करोड़ का प्रॉफिट था और
150 करोड़ का रेवेन्यू था, राइट, जो आपने मैथ किया था कि 225 का आएगा, 27 करोड़ का पैट आएगा। ऐसे 2 स्टॉक उठा लो और ऐसे ही 18 स्टॉक और उठा लो। अभी कुछ तो सही होगा ना, पूरा मैथ पे कर रहे हैं। 20 में से सारे गलत तो नहीं हो सकते, क्योंकि डेटा है हमारे पास। 20 में से 15 भी सही हो गए, 14 सही हो गए, 12 भी सही हो गए, तब भी वैसा बनेगा, क्योंकि हम मैथ करके लगा रहे हैं। इसलिए डेटा की बहुत पावर होती है। डेटा पढ़ के इन्वेस्टिंग करोगे तो बड़ा पैसा बनता है, डेटा बिना पढ़े करोगे तो ऑफकोर्स पैसा नहीं बनता है। बट दैट इज द पावर ऑफ डेटा। अगर 2 स्टॉक का आपने मैथ आपके हाथ कॉल पे कर दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, वही तो। जैसे आपने मतलब आप मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप बहुत ही ज्यादा डेटा ड्रिवन है। और अगर मैं इसको आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट करूँ तो आप बता रहे थे कि लेंसकार्ट में भी पीयूष बंसल बहुत ही डेटा ड्रिवन आदमी है। तो आपने जैसे एक ही ट्रेड बताया डेटा ड्रिवन, और क्या आप एक पर्सनल ट्रेड बताएंगे कुछ कुछ जो दैट मेक्स समवन अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर? जी, सक्सेसफुल इन्वेस्टर ले लो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ले लो, सक्सेसफुल बिजनेस कुछ भी ले लो, डेटा ड्रिवन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मेरे फर्स्ट बॉस बीसीजी में थे, वो फिर बीसीजी में सीनियर पार्टनर बने, इवेंचुअली लेफ्ट बीसीजी। ही वाज आल्सो वेरी डेटा ड्रिवन। फिर मैंने पीयूष के साथ काम किया, पीयूष वाज आल्सो इनसेनली डेटा ड्रिवन। आई एम आल्सो वेरी डेटा ड्रिवन। बिना डेटा के हम कुछ नहीं करते। तो डेटा ड्रिवन नेचर तो एक है ही है। अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, इन्वेस्टर में सक्सेस चाहिए, तो दूसरा है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, मतलब फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स नीचे आते हैं। तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग नीड्स मोर स्टमक दैन ब्रेन, क्योंकि ब्रेन तो बेसिक है। अभी जो हमने मैथ किया इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मतलब ये मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लोगे, ये बेसिक बेसिक मैथ है। कैलकुलेटर दे दोगे कोई भी कर लेगा, राइट। तो गट इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा आपका स्टमक इंपॉर्टेंट है, कि डर नहीं लगना चाहिए। तो एक साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट एंगल। इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेजिलियंस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटा ड्रिवन नेचर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आई वुड से एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि यार आपको, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं वो 1-1 साल की मैथ कर रहे हैं। अब क्या है, आइडियली आपको 20 साल की मैथ करनी चाहिए, बट 20 साल की मैथ हो नहीं पाती है। 20 साल की मैथ हम्म। थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। आप बस एक अच्छा सेक्टर ले लो, और उसमें अगर 1 साल में अच्छा वो आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, मोस्ट लाइकली आगे भी आता रहेगा। जब ग्रोथ आना बंद हो जाए तब आप बेच देना। तो आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए होती है, कौन सा सेक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म। क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं, होना ही है, ये फैक्ट है। आज आज से 20 साल बाद ये वीडियो कोई देखेगा तो बोलेगा पहले ही बता दिया था कि क्लीन एनर्जी बहुत बड़ा होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। इंडिया में लग्जरी प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज, ये सब बहुत बिकेगा, क्योंकि इंडिया अभी इट्स नॉट अ वेरी रिच कंट्री राइट नाउ, बट वी विल बिकम अ रिच कंट्री इवेंचुअली, राइट। सो डिस्क्रिशनरीज बहुत बिकेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेगा, ड्रोन्स हमें दिखेंगे। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट थोड़ा चाहिए, कि लॉन्ग टर्म में कहाँ कहाँ ग्रोथ आएगा। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ग्रोथ आएगा, डेटा। क्योंकि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन। So data itself is a good data itself is a getting good data itself is a problem, and data consumption भी बहुत बढ़ेगा. People will want to have good data with them. Data is a very good product as well, right? Data itself is a very good sector. तो सारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा ग्रोथ है. लॉन्ग टर्म थिंकिंग टू आंसर क्वेश्चन थर्ड स्किल है. फर्स्ट स्किल इज आपका डेटा ड्रिवन नेचर, सेकंड थिंग इज इमोशनल कंट्रोल, एंड थर्ड इज योर लॉन्ग टर्म थिंकिंग. और यही 3-4 चीजें हैं जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाती है किसी को। और आपने सोवरिंग भी स्टार्ट किया। बिफोर गेटिंग ऑन टू दैट अगर मैं बात करूं तो जैसे देखते हैं कि हम काफी फंड मैनेजर्स भी मार्केट को बीट नहीं कर पाते या बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जितना कि एक आपने बताया कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर, अगर मेरे से जैसे मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ है बैलेंस शीट पीएनएल का। और अगर मैं तो क्या डिफरेंस आता है कि फंड मैनेजर्स क्यों है वो बीट नहीं कर पाते? जैसे आपने बताया आप जब 40 रुपए में बेचना स्टार्ट किए तब 28 रुपए तक वो बिका। तो देखिए, एक तो काफी फंड मैनेजर्स बीट कर भी लेते हैं, काफी नहीं भी कर पाते। आई थिंक आई वुड से आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, बट अगेन मुझे वो स्प्लिट नहीं पता, तो कितने कर पाते कितने नहीं कर पाते हो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक एक डिसएडवांटेज जो फंड्स के पास है, जो आपके पास नहीं है, फंड्स लेते हैं बड़ी बड़ी पोजिशंस, राइट। वो 10,000 रुपए का स्टॉक नहीं खरीदेंगे, वो 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़ ऐसे स्टॉक खरीदेंगे, राइट। तो जब आप बड़ी पोजीशन एग्जिट करते हो ना, उसको एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैंने आपको उस कंपनी का एग्जांपल दिया था जहां मैंने 2% कंपनी खरीद लिया था। मेरे पास 50-60 लाख के शेयर थे, जो मेरे को बेचने में 10 दिन लग गया था, बेचते बेचते, ठीक है, क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी कम थी। अदरवाइज तो 60 लाख के शेयर एक दिन में भी बिक जाते हैं, बट वो कंपनी 30 करोड़ की ही थी, तो बहुत छोटी कंपनी थी, इसलिए मेरे को बेचने में टाइम लग गया था।
बट लेट से मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए के शेयर होते हैं, तो क्या मुझे टाइम लगता? मेरा सारा सामान 39 रुपीज में बिक जाता, राइट? हाँ। तो मेरी बाइंग उस स्टॉक की थी 45 रुपीज के आसपास की, ठीक है, 45 रुपीज के आसपास। मैंने उसको एवरेज में भी 30 के आसपास बेचा हुआ, 30-32 के आसपास एवरेज में निकला हुआ, 40% का लॉस हुआ था मुझे। अभी मेरे पास 10,000 रुपए के स्टॉक होते, मैं उसको 39 रुपीज में बेच देता, क्योंकि एक ही दिन में निकल जाता मेरा सारा का सारा। तो मेरे लॉसेस बहुत छोटे हो जाते ना। फंड मैनेजर को बड़े लॉसेस देखने पड़ते हैं। मैं इन्होंने फंड मैनेजर की तरह एक्ट किया ना, बिकॉज मेरे पास छोटी कंपनी का हम्म। बहुत बड़ा पोर्शन था, तो ऑब्वियसली मेरे लॉसेस बहुत बड़े हो गए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैव एन एडवांटेज कि उनको लिक्विडिटी फेवर्स है, उनके लिए इन एंड आउट करना बहुत आसान है स्टॉक्स में। वो फंड मैनेजर्स के लिए है नहीं। तो फंड मैनेजर पोजीशन लेगा, वो गलती हो गई तो उसको बहुत हैवी सजा मिलेगी। बस सजा गॉट इट। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत छोटी है और फंड मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ी है, बिकॉज फंड मैनेजर का पोजीशन साइज बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? सो दैट इज वाई समझ। फंड मैनेजर्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ एरर है वो बहुत हैवी है, जिसकी वजह से रिटर्न कम हो जाता है। इनफैक्ट मुझे खुद को हम्म। लगता है कि यार, जब मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा था तो मेरे को, मैं आराम से निकल पाता था स्टॉक्स में से। अभी मेरे को दिक्कत आती है, मैं नहीं निकल पाता आसानी से, मेरे को प्रॉब्लम आती है। और ऑफ कोर्स मैं माइक्रो कैप में करता हूँ, तो मैं माइक्रो कैप में फंड मैनेजर की तरह ही एक्ट कर रहा होता हूँ। तो वही एक हम्म। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से रिटर्न थोड़े कम होने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट्स एडवांटेज रिटेल इन्वेस्टर्स हैव। आप वॉरेन बफे का इंटरव्यूज पढ़िएगा, उन्होंने ऑलमोस्ट सेम चीज बोला है। रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज रहता है मार्केट में, क्योंकि लिक्विडिटी उन्हें फेवर करता है, वो आराम से निकल पाते हैं। रिटेल वो वॉरेन बफे की आप इनिशियल फेजेस देखेंगे, वो सिर्फ छोटी कंपनी में ही इन्वेस्ट करते थे। और उनका वो खुद बोलते हैं कि यार मेरे केगर्स बहुत हाई थे। आप उनका एक पुराना इंटरव्यू पढ़ना, ही सेड कि मैं 50% ज्यादा बनाता हूँ, मतलब ही यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि his kegers reduce when your fund size becomes a lot, because capital में diminishing returns to scale आता है। जब आपको बिलियंस मैनेज करने हैं तो आप छोटी छोटी कंपनियों में कर नहीं सकते, आपको मिड कैप इन सब में लगाना पड़ेगा, वहां पे रिटर्न प्रोफाइल कम हो जाता है। तो आई थिंक ये सब चीजें इन्वेस्टर्स को पता नहीं होती, रिटेल इन्वेस्टर्स को। दैट्स द रीजन व्हाई फंड मैनेजर्स कांट बीट द मार्केट दैट इजीली, बट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन। गॉट इट। और जब आप लगाते हैं तो आप क्या बैलेंस रखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के बीच और क्वालिटेटिव डेटा के बीच? जैसे आपने बताया कि आप पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं, क्लाइंट्स देख लेते हैं, तो अगर मैं एक परसेंटेज में डिवाइड करूं कि आप कितना परसेंट वेटेज आप क्वांटिटेटिव डेटा को देते हैं और कितना परसेंट क्वालिटेटिव डेटा को देते हैं? सी मुझे लॉजिकली आपको आपको वो कंपनी लगानी चाहिए, उसमें पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर बहुत बड़ा है, राइट? और वो बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए। तो ऑफकोर्स जेन्युइननेस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्लाइंट्स आपको देखने ही पड़ेंगे कि क्लाइंट्स कौन है कौन नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि सब क्लाइंट सब जेन्युइन है, तो एटलीस्ट बिजनेस रिस्क खत्म हो जाती है। फिर आप बस ग्रोथ हम्म। देखो कि किसमें कितना ग्रोथ आ सकता है, जिसमें ज्यादा ग्रोथ आएगा आप उसमें लगा लोगे। तो आई थिंक बिजनेस जेन्युइन है, ये तक हाइजीन है। इसके ऊपर तो आप, दिस इज नॉट अ पैरामीटर, इट्स अ हाइजीन थिंग, ये तो होना ही चाहिए, राइट? ग्रोथ इज द ओनली क्राइटेरिया जिसके ऊपर आप पैसा लगता है, ठीक है? क्लाइंट्स इज द हाइजीन थिंग, कि ये तो होना ही चाहिए। अगर मैं 100 बिजनेस इवेलुएट करूंगा, अगर मुझे लगेगा 50 में बिजनेस ही जेन्युइन नहीं है, क्लाइंट जेन्युइन नहीं है, कुछ दिक्कत आ रहा है, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो दिस इज अ रिजेक्शन क्राइटेरिया। बाकी फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इज द मेन क्राइटेरिया, ग्रोथ कितना बड़ा आ सकता है, उस पर पैसा लगता है। सो आदित्य, जैसे अभी आपने काफी कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, तो अब हम सोवरिन में मूव करें। सोवरिन में मूव करने से पहले अगर आप शेयर कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो साइज में आपकी कितनी नंबर ऑफ कंपनीज एंड हाउ बिग इज योर पोर्टफोलियो साइज, पोर्टफोलियो एक अप्रोक्स अगर आप रेंज दे सकें। आई नो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं शेयर कर पाएंगे। हाँ, तो इट्स इन डबल डिजिट करोड्स माय पोर्टफोलियो। आई हैव ऑलमोस्ट 20 कंपनीज इन माय पोर्टफोलियो। तो आपने अब, आपका जब इतना फाइनेंस में इंटरेस्ट था, आपने माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, देन आपने सोवरिन का आइडिया आपको कैसे आया और ये नाम आपने कैसे सोचा? तो देखिए, सॉवरेन तो प्लेटफॉर्म, मतलब मुझे डेटा की बहुत कमी फील होती थी जब मैं इन्वेस्टिंग करता था, क्योंकि मैं जॉब में था और डेटा ढूंढने में बहुत एफर्ट और टाइम जाता था, ठीक है? और वो डेटा मैं पर्सनली ढूंढता रहता था, जो हमने अभी डिस्कस किया, राइट? कि 50% गाइडेंस का डेटा हो गया, ऑर्डर बुक का डेटा हो गया, ग्रोथ, हिस्टोरिकल ग्रोथ की, भाई एक कंपनी 100% ग्रो ऑलरेडी कर चुकी है, ये डेटा हो गया है। ये सारा डेटा ढूंढने में एफर्ट जाता है, ठीक है? तो ये मैं अपने लिए ढूंढ रहा होता था सारा डेटा। अब द पॉइंट इज, डेटा बहुत सारा है, मतलब इस डेटा को आप स्टोर कैसे करो? डेटा तो आपने ढूंढ लिया, फिर वो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आता है कि यार डेटा स्टोर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप 100-200 कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो, आप 500 पे कर रहे हो, 1000 पे, जितने भी कर रहे हो। इसको आप
आपके दिमाग में तो 20-25 ही रहेंगी ना, तो आप सबका डेटा तो स्टोर भी नहीं कर पाओगे दिमाग में। तो वही था, एक स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं था और ये डेटा मिलता नहीं था आसानी से। तो मैंने इफेक्टिवली एक प्रोडक्ट बनाया जो मेरे ही काम का है सबसे ज्यादा, कि यार डेटा, कि वो डेटा, मुझे लगता है जो डेटा मुझे चाहिए था उस टाइम पे, सबको चाहिए, उस डेटा पे इन्वेस्टिंग होती है। हमने डेटा क्रिएट कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया कि डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप आओ डेटा देखो, और सारा वैल्यूएबल डेटा है। ऑर्डर बुक किसका कितना है, रेवेन्यू गाइडेंस किसका कितना है, किसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, किस कंपनी में फैक्ट्री एक्सपेंशन चल रहा है, किस कंपनी में एचएनआई बाइंग हो रही है, किस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये सारा डेटा हमने एक जगह पे स्टोर कर दिया कि यार ये सारा डेटा पड़ा है, अभी जिसको भी रिसर्च करनी हो आके देख सकता है इस डेटा को। So that was the sort of logic behind creating Sovereign. कि यार everyone needs data and this data is not very easy to find, so you like save time for people and give them this data easily. And secondly, the name Sovereign is derived from the word sovereign, which is there in our preamble as well. India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right? These 5 words are there in our preamble. Sovereign means India is an independent country, free from any foreign forces, right? So sovereign is derived from the word sovereign, which means that you become independent from financial independence, basically. That you become financially sovereign after using Interesting. Sovereign. और आपने जो बताया कि आपको जो खुद के लिए एक प्रॉब्लम फेस होती थी, वही अब आप एक सॉल्यूशन की तरह एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किए। बट मैं जानना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है अगर मैं स्क्रीनर यूज कर रहा हूँ और मैं अगर सोवरेन यूज कर रहा हूँ, तो क्या तो स्क्रीनर में वो डेटा अवेलेबल नहीं है? स्क्रीनर में भी वो डेटा अवेलेबल है, स्क्रीनर में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो लेट से स्क्रीनर में 1 करोड़ डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, तो सॉवरेन में 1 लाख डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है। तो अब आपको, आप ढूंढने जाओगे, आप स्क्रीनर में भी सब ढूंढ लोगे, बट आपको एफर्ट बहुत ज्यादा ढूंढ करना पड़ेगा। सॉवरेन में सारा फिल्टर डेटा है, तो सॉवरेन में सिर्फ अच्छा डेटा, सॉवरेन इज इनसाइट प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ डेटा प्लेटफॉर्म। तो बाकी लोग सबके पास डेटा, सबके पास है, वी हैव इनसाइट्स कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है, वी हैव फिल्टर्ड डेटा। तो आपको सिर्फ वही ऑर्डर बुक्स मिलेंगे जहां बहुत मैसिव ऑर्डर बुक्स है। कोई कंपनी का छोटा ऑर्डर बुक है वो आपको मिलेगा ही नहीं सॉवरेन के अंदर। तो सॉवरेन डेटा को फिल्टर कर देता है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो वो बहुत ज्यादा है सॉवरेन में, कि सारा ही सिग्नल है, नॉइज कम है। पॉइंट क्या देखो, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको, लेट से 100 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है, मैं आपको 50,000 पॉइंट्स दे देता हूँ और बोलता हूँ आप 100 ढूंढो, ठीक है? आपको लगेगा एफर्ट। वही मैं आपको 5,000 पॉइंट देता हूँ और बोलता हूँ आप 100 ढूंढो, या 500 पॉइंट बोलते 100 ढूंढो, आप कौन सा प्रेफर करोगे? कि भाई 500 में नॉइज कम है ना, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हमने सॉवरेन में मैक्सिमाइज कर दिया। Got it. Got it. तो इसका मतलब एक तरह से कोई भी यूजर आ रहा है तो उसका एफर्ट्स बहुत कम लगेगा, उसको डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ के निकालेगा उसको सीधा मिल जाएगा सोवरेन एग्जैक्टली में। मतलब स्क्रीनर से बेसिकली जो आप ढूंढ कर निकालोगे वो हमने ऑलरेडी ढूंढ के निकाल दिया है सारा, तो वो आपको वो सारा एफर्ट बच गया जो आपको ढूंढने में लगेगा। दैट्स द मेन डिफरेंस। स्क्रीनर इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, मैं खुद भी यूज करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, बट स्क्रीनर इज अ डेटा प्लेटफॉर्म, वहां पे बहुत अच्छा डेटा है, क्वेरीज लिखोगे आपको मिल जाएगा, बट फिर जो ढूंढने का काम है वो हमने कट कर दिया है। सो आई थिंक दैट्स द और मेन वैल्यू एड। तो जैसे आपने बताया कि आप खुद भी यूज करते हैं, तो आप एज ए यूजर सोवरेन को कैसे यूज करते हैं एक अच्छी माइक्रो कैप कंपनी ढूंढने में? देखिए अगर मैं, आप एक वॉक थ्रू दे पाए तो। श्योर श्योर, तो मैं आपको अपना अ, वो बता देता हूँ। मैं बहुत सिंपल इन्वेस्टिंग करता हूँ, ठीक है? मैं उन कंपनियों में पैसा लगाता हूँ जो कैशलेस होती है और जो फंड रेज करती है, ठीक है? प्राइवेट मार्केट में फंड रेज को फंड रेज बोलते हैं, पब्लिक मार्केट में फंड रेज को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है? फंड रेज क्यों होता है? फंड रेज से कंपनी के बैंक में कैश आ जाता है और उस कैश से कंपनी अपने आप को ग्रो करती है, राइट? दैट्स द लॉजिक फॉर अ फंड रेज। उस कैश से कंपनी मार्केटिंग कर सकती है, उस कैश से कंपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती है। कैश के लिए बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कंपनी ये कर सकती है। तो मैं पर्सनली बहुत सिंपल इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं सिर्फ फंड रेजेस में पैसा लगाता हूँ कि कंपनी ने फंड रेज कर लिया तो मैं उसको ओपन मार्केट से खरीद लूंगा, और मैं इसका बस लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेस कर लेता हूँ कि यार कितना ग्रोथ आ सकता है, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको खरीद लेता हूँ। 90% 80% कंपनीज में पोर्टफोलियो फंड रेज कंपनीज जहां पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है। बाकी जो 20% है वो या रेवेन्यू गाइडेंस होगा जहां पे मुझे सेल्स टारगेट मिला हुआ है, या फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सकता है, लार्ज ऑर्डर हो सकता है। तो मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में बहुत रिलाई करता हूँ। वहां पे आई थिंक उसमें काफी अल्फा बन जाता है उन स्टॉक्स में जिनमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, मैं उनको यूज करता हूँ। बट कभी कभी लार्ज ऑर्डर भी यूज कर लेता हूँ जहां पे ऑर्डर बुक्स मुझे अच्छे से मालूम है, या फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जहाँ पे ऑन पेपर है तो उनको भी यूज कर लेता हूँ। बट माई मेन
गो टू डेटा इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट डेटा। और got it. दूसरा मैं एक चीज जो करता हूँ कि आई प्रेफर स्टॉक्स जो विच करेक्ट विदाउट अ रीजन। ठीक है, वॉरेन बफे ने बोला था कि यार स्टॉक्स ट्रेड एट सिली प्राइसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? तो आई लाइक टू फाइंड बाय स्टॉक्स जो करेक्टेड है और जिनका मैं कोई रीजन समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार ये करेक्ट क्यों हुआ है, मतलब उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इट्स अ नॉर्मल इराटिक करेक्शन की कोई प्रॉफिट बुक कर रहा था। तो दैट दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स व्हिच आई लाइक टू बाय, जहां पे करेक्शन काफी हेवी हुआ है। दूसरी कभी जैसे एक महीना में केपीआई लगभग 20-25% गिरा एंड देयर वाज नो मैसिव न्यूज कि इसका कुछ ऐसे कुछ खराब हो, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी। सो लाइक दिस। और आप जैसे बताए कि आप फंड रेजिंग वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आप इन्वेस्ट करते टाइम आपके माइंड में रहता है, एक टारगेट सेट रहता है कि अगर इतना चला जाएगा तो मैं बेच दूंगा? तो एक आप एग्जिट के बारे में कैसे सोचते हैं, बिकॉज एग्जिट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो श्योर। एग्जिट के बारे में आप अपनी स्ट्रेटेजी अगर शेयर करें। तो इस पे मैंने बहुत सोचा हुआ है। देखिए, मैं आपको केम्टे का एग्जांपल देता हूँ। मैंने 30 रुपए में लिया था, आज वो 270 रुपए का स्टॉक है। मेरा 2 करोड़ हुआ पड़ा है। मेरे को उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक उसके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे मैं आराम से बैठा हूँ। ठीक है, जब प्रॉफिट बढ़ने बंद हो जाएंगे तब मैं उसको बेचने का सोच सकता हूँ, अभी तो नहीं। ठीक है, एक बार मैं डी प्रॉफिट्स में आ गया तो फिर मैं बेचता नहीं, मैं रखे रखता हूँ कि भाई अभी प्रॉफिट्स बढ़े जा रहे हैं, तब तक मैं इंटर्ड स्टॉक में हूँ। अगर मुझे लगा ग्रोथ फ्लैट हो गया है तब मैं निकलूंगा। वो कब होगा मुझे पता नहीं है। बट केमटेक में अभी दोबारा फंड रेज हुआ। केमटेक में सेकंड फंड रेज हुआ 200 रुपए पे। तो मुझे लगता है कि अभी वो स्टॉक और अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि अभी दोबारा फंड रेज हुआ है। तो मुझे लगता है कि यार उसके अभी और फ्यूल है फॉर फर्दर ग्रोथ, तो अभी मैं बिल्कुल ही क्यों बेचूं, कोई रीजन ही नहीं है। उसमें तो अभी फ्रेश ट्रिगर आया है, राइट? तो मैं बेचता नहीं हूँ बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक जहां मैं डीप प्रॉफिट्स में आ जाता हूँ और जहां मुझे ग्रोथ ट्रिगर दिखता है। मैं बेचूंगा सिर्फ तब अगर मुझे कोई बहुत स्लैम डंक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मुझे लगे कि यार, कि जैसे मुझे लगता है केमटेक कैन डबल और ट्रिपल इन अ ईयर, ये मेरा मन नहीं कैसे डबल ट्रिपल हो सकता है। अगर मुझे लगे कोई 10x अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गया है तो मैं एक छोटा सा पोर्शन निकाल सकता हूँ कि केमटेक के अंदर से, कि यार या किसी और के अंदर से, कि भाई अपने पूरे लेट से 2 CR इन्वेस्टेड हो, 10L निकाल लिया, 20L निकाल लिया, और वो इस नई अपॉर्चुनिटी में डाल दी जो बहुत ही स्मार्ट है। बट मैं पूरा पैसा तो कभी नहीं निकालूंगा। तो वही है कि जब तक ग्रोथ आ रही है बैठे रहो, जब ग्रोथ बंद हो जाएगी तब आप पूरा निकाल दो। बीच में आपको कोई बहुत क्रेजी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप छोटा चंक निकाल सकते हैं। सेलिंग इज डन फॉर ओनली 2 रीजंस, इधर यू फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ स्टॉप्स। Got it. और Got it. Um, see, Chemtech has been a successful stock for me, right? Ideally, the bar for a better opportunity has to be very high. कि मुझे पक्का, मुझे 99% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विच आई एम इवैल्यूएटिंग इज अ इंडीड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, नहीं तो मैं नहीं निकालूं। और तो इफेक्टिवली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज ग्रोथ गोज अवे, या फिर यू हैव फाइंड अ रियली रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी जहां आपको पैसा निकालना पड़ जाए एंड आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बचा नहीं है, तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं, आपको थोड़ा सा चंक निकालना पड़ जाएगा। वो भी मैं पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा सा निकालूंगा। got it. और इसी में मैं एक बार वापस से वहां आना चाहूंगा, जब आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कई लोग एफएनओ में लगा के पैसा अपना खत्म कर देते हैं, अपना कैपिटल वेस्ट कर देते हैं। तो एफएनओ की तरफ आपका व्यू कैसा है, बिकॉज आपको लगभग 6-8 साल हो गए स्टॉक मार्केट में। सी एफएनओ में कोई लॉजिक नहीं होता ना। अभी जो हम कर रहे हैं हम प्रॉपर मैथ में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। मैथ्स में अगर हम गलती भी कर देंगे, हम थोड़ी मैथ एरर भी कर देंगे, ठीक है, हम फिर भी 60-70% राइट होंगे। तो हम लॉजिक पे इन्वेस्ट करें, हम कोई गैम्बलिंग नहीं करें। एफएनओ में शॉर्ट टर्म, एक तो एफएनओ में एक्सपायरीज वीकली होती है, डेली होती है, काफी एक्सपायरीज होती है। आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि भाई शाम में प्राइस कितना होगा, 2 दिन बाद प्राइस कितना होगा, ये तो कोई बता ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केट की थ्योरी ही बोलती है कि स्टॉक मार्केट इज अ ड्रंकर्ड, और स्टॉक मार्केट इज अ ड्रंकर्ड बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में हम्म। जब आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो मैं इलॉजिकल चीज में पैसा क्यों लगाऊं, कोई लॉजिक ही नहीं है। और एक और बात क्या होती है कि एफएनओ में ना आपकी जो अगेंस्ट आपसे, एफएनओ इज अ जीरो सम गेम। तो लेट से आपने एक ऑप्शन खरीदा, वो या तो जीरो हो जाएगा इवेंचुअली या आप जीत जाओगे, राइट? और कोई हार जाएगा, इट्स अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में हमेशा स्मार्टर प्लेयर जीतेगा। और आप एक ह्यूमन हो, मेजोरिटी केसेस में आपके सामने जो प्लेयर बैठा होता है वो एक एल्गो होती है। तो स्मार्ट प्लेयर्स ऑलवेज हैव देयर एल्गोस जो काम करती है उनके लिए। तो आप ह्यूमन वर्सेस एल्गो में तो ह्यूमन ही हारेगा ना, एल्गो हारेगी नहीं। तो इसलिए वो तो एक ऐसा गेम है कि आप कंप्यूटर से खेल रहे हो, आप कंप्यूटर से चेस खेल लो, आप हार जाओगे। तो फिर आप, अगर आपको यही खेलना है, मतलब एफएनओ ही खेलना है, तो आप चेस खेल लो, एटलीस्ट पैसा तो नहीं हारोगे। हारना तो दोनों में ही है। हाँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 90% है, राइट? अब ऐसा नहीं, हम्म। कंप्यूटर को कोई नहीं हरा सकता, गैरी कैस्परोव हरा देता है कंप्यूटर को भी, या विश्वनाथन आनंद हरा देंगे कंप्यूटर को, लैपटॉप को। बट
प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना, बहुत कम स्मार्ट लोग ही होते हैं जो खराब आते हैं, इसलिए एफएनओ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर effectively competing against a computer and the computer will win. गॉट इट, सो ट्रू, बिकॉज मैं भी रिसेंटली 4-5 महीने पहले एमसीएस बैच कर रहा था। हमारे सीए में एक ट्रेनिंग होता है मैंडेटरी, और उसमें मैं देखता था मेरे बगल में मेरी एज का बैठा हुआ है, वो ऑप्शन वो देख रहा है, और 1 मिनट में 1,000 लॉस है, अगले मिनट में 3,000 रुपये लॉस दिखा रहा है। हम्म, और मैं जब पूछता था कि क्यों लिया, तो उसके पास कोई लॉजिक, उतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं होता था। बस उसको रहता था कि आज मार्केट बढ़ रहा है, आज मार्केट गिर रहा है। तो Exactly. ये मैं काफी समझता हूँ। उसमें तो प्रॉपर हम्म, एल्गोज होते हैं, स्मार्ट एल्गोज होते हैं, जिसके बेसिस पे ये सब करना चाहिए। आप एल्गो बना के करोगे तो पैसा बन जाता है, आप एल्गो नहीं बना रहे तो ऑफ कोर्स वो इश्यूज आते हैं। तो रिटेल को ये सब नहीं करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो क्लास 5 मैथ है, जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस करे, कि जिसमें एक में रेवेन्यू गाइडेंस दे रखा है, एक में ऑर्डर बुक दे रखा है, तो ये तो क्लास 5 मैथ्स है, तो कोई भी कर सकता है। इसमें तो हम्म, आप कर दोगे तो आप मोस्टली सही आंसर पे आओगे। तो डूइंग क्लास 5 मैथ वर्सेस कंपीटिंग अगेंस्ट एन एल्गो कंप्यूटर, देयर इज नो लॉजिक ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट अ कंप्यूटर, राइट? आप एक बार हमारे व्यूवर्स के लिए एक बार एल्गो ट्रेडिंग समझा सकते हैं, बिकॉज ताकि वो लोग भी समझ पाए कि अगर वो ऑप्शंस या एफएनओ में लगा रहे हैं, तो वो लोग किससे compete कर रहे हैं। जी, आप मतलब आप हम एक एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसमें मतलब हर स्ट्रैटेजी में आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है। तो आप क्या कि भाई ऐसा होता है, हिस्टोरिकली देखा गया है, तो आपका रिवॉर्ड इतना आएगा और रिस्क आपका इतना है, तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर ट्रेड करो। फिर आपका अपसाइड इतनी होगी, आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड निकालते हो, क्या शार्प रेशियो निकालते हो कि मेरा रिवॉर्ड 2x का है, रिस्क 1x का है। तो प्रॉपर एल्गो बनती है ये कि यार इस स्टेज पे इतना मेरा रिवॉर्ड है, इतना मेरा रिस्क है, और इस स्टेज पे आपको ये डिसीजन लेना है। तो प्रॉपर डिसीजन ट्री होता है कि यार अभी मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को एग्जिट करना है, मार्केट ऊपर जाएगा मेरे को ये करना है। तो प्रॉपर रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी चाहिए एफएनओ में। ये एल्गो कर लेता है, तो इसलिए लोग एल्गो डिप्लॉय करते हैं कि आप ये सारा कर लो। एंड द पर्पस ऑफ एफएनओ इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एफएनओ इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी, उसका पर्पस ही ये नहीं है। तो वो ये एल्गो ट्रेडिंग, एल्गोज बहुत स्मार्ट होते हैं, वो मार्केट कंडीशंस को एंटिसिपेट करके अपना मतलब उसमें डिसीजन ट्री होता है कि यार इस केस में आपको ये करना है, इस केस में आपको सेल करना है, इस केस में आपको बाय करना है। तो वो इस तरीके से काम करते हैं, रोबोट की तरह काम हो रहा है बेसिकली। सो अगर मैं वापस एक बार सोवरेन में आऊं, तो आप आपके क्या इनिशियल स्टेप्स है भाई बिल्डिंग सोवरेन? आपको क्या एज एन एंटरप्रेन्योरियल चैलेंजेस आए जब आप इसको बिल्ड कर रहे थे प्लेटफॉर्म को? मुझे लगता है आई थिंक गेटिंग गुड टैलेंट, स्टार्टिंग में आपको आपको टैलेंट स्ट्रैटेजी समझनी आती है। तो ऑब्वियसली हमें टैलेंट स्ट्रैटेजी हमें समझने में टाइम लगा। बट मुझे लगता है हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, वी हैव द बेस्ट टैलेंट, वी हैव लाइक रियली रियली ग्रेट टैलेंट, राइट? तो टैलेंट, अट्रैक्टिंग टैलेंट इनिशियली इज ऑलवेज टफ, क्योंकि आपकी कंपनी नहीं होती है, तो टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, गेटिंग ग्रेट पीपल टू ज्वाइन यू। बट मुझे लगता है वी वर लकी, हमें हमेशा अच्छे लोग मिले, वी फाउंड लाइक ग्रेट पीपल। तो वो एक चैलेंज आ सकता था, मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा आए नहीं। मतलब कुछ हमारे एक दो लोग हमें थोड़े से वियर्ड मिले थे स्टार्टिंग में, मतलब हमने इंटरव्यू किया और हमें काफी वियर्ड वो लोग लगे, उनका बिहेवियर काफी वियर्ड लगा टुवर्ड्स द स्टार्टअप। बट मेजोरिटी टचवुड आई थिंक हमें अच्छे लोग ही मिले, तो हमें ऐसा कोई इतना स्ट्रेस नहीं था। बट आई थिंक अट्रैक्टिंग द टैलेंट इज अ चैलेंज। दूसरा आई थिंक मार्केटिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज स्टार्टिंग में, मतलब बिकॉज you no one knows you, right? So building a brand, getting your first initial set of customers, I think वो एक challenge रहता है। तो वो एक second challenge मैं बोलूंगा कि getting your first set of customers, I think that is a challenge, and that मतलब उसमें मेहनत लगता है काफी। बट उसके बाद things get simplified, I think first year is tough according to me। हमारे केस में ये भी था कि we were bootstrapped, so we never raised any funds, but we were profitable। तो हमने स्टार्टअप इस तरीके से बनाया कि यार हमें we don't need external funding as such, we stay profitable। in fact we were profitable in the first month also, we were profitable from day one। हमने कभी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट की थी तो अपनी जेब से कैपिटल डाला था, बट ऑलमोस्ट सारा कैपिटल फर्स्ट मंथ के अंदर ही निकाल लिया था जो कंपनी के अंदर डाला था। तो कंपनी हमेशा से प्रॉफिटेबल रही है, बूटस्ट्रैप्ड रही है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा वो स्ट्रेस रहता था कि यार बिकॉज कैपिटल इन द बैंक अकाउंट वाज लिमिटेड, राइट? तो तो आपको डर रहता है कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, कि कंपनी खत्म ना हो जाए। उस केस में क्या था कि मैं श्योर था कि मैं अपनी आई पुट मनी फ्रॉम माई ओन पॉकेट इफ कंपनी रन इनटू ट्रबल। बट वो सिचुएशन कभी आया नहीं, तो वी वर प्रॉफिटेबल एंड वो बढ़ता गया। स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं आपको बता रहा था, कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी का बैंक अकाउंट होता है जो एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है, राइट? उसमें लेट से 5 लाख रुपए पड़े हैं। अब आपको डर लगेगा 5 लाख जीरो ना हो जाए, कल को सेल नहीं आया तो 5 लाख जीरो हो सकता है।
5 का 10 होगा, 10 का 50 होगा, 50 का 1 करोड़ होगा, 1 का 2 करोड़ होगा, 2 का 3 करोड़ होगा, 3 का 10 करोड़ होगा। एक टाइम का रखे अभी मुझे पता है हमारी कंपनी बैंकरप्ट के चांसेस बहुत कम है, कोई चांस ऑलमोस्ट 0 चांस है। तो वही है, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस है तो हमें पता है यार अभी ये होगा नहीं, कोई स्ट्रेस है नहीं, तो हम तो वही देखते हैं कि यार मतलब वी ऑब्वियसली फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी कीप कॉन्टिन्यूसली चेकिंग हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एंड इफ वी हैव अ हेल्दी बैलेंस आई थिंक वी आर गुड। सो आई थिंक फाइनेंशियल एक्सेस टू कैपिटल कैन बी चैलेंज, बट वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। इनिशियली थोड़ा स्ट्रेस रहता था बट नाउ आई थिंक नॉट देयर एनीमोर। सो आपके अभी सोवेंस में क्या प्लान है, मतलब क्या क्या प्लान्स हैं आपके जो एक यूजर सब्सक्राइब कर सकता है जिसको, एंड अभी तक 1 साल में से आपने बताया कि आपने काफी कम टाइम में ही प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लिया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया, तो अभी कैसे फाइनेंशियल्स आपके सोवरेन के मूव कर रहे हैं? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल तो मैं नहीं बताऊंगा, बट डे वन पे प्रॉफिटेबल थे। हम अच्छे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, वी हैव डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन्स, वी हैव 11,000 ईयरली सब्सक्राइबर्स राइट नाउ, वी हैव टोटल 40,000 यूजर्स जो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। एक साल में मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक हमारा इस साल लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट लाइक 7x 8x ग्रोथ रहेगा फ्रॉम लास्ट ईयर, तो वी विल 8x आवर revenues and profits this year. बाकी प्लान्स जो है हमारे, दो प्लान्स है हमारे। एक है हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक्चुअली, आप अगर वेबसाइट में जाएंगे, एक हमारा डेटा इंसाइक्लोपीडिया है, एक हमारा न्यूज़पेपर है जो डेली आता है, एक हमारा सॉर्ट ऑफ मैगजीन मान लो वो प्रोडक्ट है। तो अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं तो साल का 4,500 हमारा प्लान है। और अगर आपको हमारे से न्यूज़पेपर लेना है, डेली न्यूज़पेपर, हमारा एक न्यूज़पेपर डेली आता है, इट्स कॉल्ड सॉवरेन टाइम्स, तो वो हर रोज आता है। उसकी प्राइसिंग है महीने साल का 365 रुपीज, 1 रुपी पर डे। तो इधर इट्स 365 रुपीज पर ईयर और इट्स 4,500 रुपीज पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। दो ही प्लान है हमारे। हमारा ट्रायल पूरा फ्री है, फ्री में ट्राई करो, क्योंकि लोगों ने कभी ऐसा डेटा देखा ही नहीं है, इसलिए हमने फ्री कर दिया है कि यार लोग ट्राई करें डेटा क्या होता है, किस तरीके का डेटा सॉफ्टवेयर में मिलता है, और वो डेटा को देखकर एक बार सीख जाएंगे तो अपने आप ही डेटा कंज्यूम करना जान जाते हैं लोग, किस तरीके से डेटा कंज्यूम करना होता है। तो वही है, आई थिंक दीज आर द टू प्लान्स दैट वी हैव। सो जैसे मतलब मेरा एक फ्रेंड है और वो मतलब काफी बहुत ही लॉयल फॉलोअर है आपके सोवरेन का और आपके यूट्यूब चैनल का भी। और जब मैंने उसको पहली बार बताया कि मैं आपको इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो उसने कहा कि आदित्य इज लेवलिंग अप द प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स। और तो आपके और उसने बताया कि आपके रिसर्च भी काफी सॉलिड होते हैं, इनसाइट्स भी काफी सॉलिड होते हैं, और आप जिन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं वो भी अच्छा ग्रो करती है। तो एज अ लॉजिकल स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये नहीं होगा कि आप एक वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चालू करें? जी, मैं तो सॉवरेन वेल्थ फाइनेंस कंपनी मानता ही नहीं हूँ। सॉवरेन एक डेटा कंपनी है। हम वी आर प्रोडक्ट इज डेटा। सो एक डेटा कंपनी का लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप होता है कि गेट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा। तो फाइनेंस डेटा इज वन फॉर्म ऑफ डेटा, स्टॉक मार्केट डेटा। आवर नेक्स्ट स्टेप इज अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा। आई डोंट थिंक वी आर अ फाइनेंस कंपनी, आई डोंट इवन थिंक ऑफ अस एज अ फाइनेंस कंपनी, वी आर अ डेटा कंपनी। एंड डेटा के बहुत फॉर्म्स होते हैं, हम और फॉर्म्स ऑफ डेटा में जरूर जाएंगे, बट वी विल नॉट गो इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज नॉट आवर प्रोडक्ट। एंड मतलब हमारे स्टॉक, हमारा डेटा अच्छा होता है तो ऑफ कोर्स मतलब लोग अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, बट हम ये कुछ नहीं बोलते कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। स्टॉक प्राइस पे तो हम कमेंट करते ही नहीं है, हम बस डेटा देते हैं कि आप प्रॉफिट एस्टिमेशन कर लो। जैसा कि मैंने बोला, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी से नहीं बता सकता क्या होगा, राइट? तो आपको डाइवर्सिफाई करना होता है। आपके 15 16 14 बेट्स हिट होंगे, 6 फ्लॉप होंगे, वो कौन से 14 ना आपको पता ना मुझे पता। तो वो इन्वेस्टिंग तो हम यूजर्स पे छोड़ देते हैं, हम डेटा देते हैं कि आप डेटा पढ़ लो, और डेटा अच्छा है वो हम, क्योंकि हम ऑब्वियसली इतना एफर्ट डाल रहे हैं। बाकी कोई भी डिसीजन लेना है, इन्वेस्टिंग करनी है, वो तो आपको खुद को करनी है। हम फ्री में इन्वेस्टिंग सिखाते भी है ऑफ कोर्स। हमारे वेबसाइट पे 2 वीडियोस हैं जो कोई फ्री में इन्वेस्टिंग सीख सकता है, बट अगेन आई डोंट थिंक वी आर अ फाइनेंस कंपनी एट ऑल, वी आर अ डेटा कंपनी। सो आदित्य, अब इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो what would you choose, a high quality company at premium valuation or a decent company undervalued at an undervalued stage? See, I will always choose a high quality company at a slightly high valuation, I don't mind, but company high quality होनी चाहिए। I prefer high quality companies, um, and एक by high एडवाइस जो quality I आप mean high profitability
कंपनी जिनका मुझे लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो सकता है। आई कैन पे अ हायर प्राइस फॉर द कंपनी, मतलब मैं महंगे में ले सकता हूँ, बट कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ हाई क्वालिटी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स शुड बी ग्रेट। एक एडवाइस जो आपको लगता है कि आपको मिली होती काश जब आप माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे थे। सी आई थिंक सेलिंग, कब सेल करना है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। मुझे लगता है सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए जब तक प्रॉपर ग्रोथ खत्म ना हो जाए। स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्टॉक सेल कर दिए थे जो कि बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, मुझे बहुत रिग्रेट होता है। आई थिंक मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से बात करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि एक स्टॉक है मेरे पास, उसके 20,000 शेयर, 18,000 शेयर थे, ठीक है, वो मैंने बेच दिया था। मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, मैंने 4 गुना पैसा बनाया था, ठीक है। अगर मैंने ना बेचा होता मेरे पास 5 करोड़ का उस सिंगल स्टॉक होता, ठीक है। अभी मेरे पास, मैंने उसको रीबाई किया, मैंने उसको रीबाई, आई थिंक 4 करोड़ का सिंगल स्टॉक होता, मैंने रीबाई किया, मेरे पास अभी 1.2 1.3 करोड़ का वो स्टॉक है, क्योंकि मैंने ऊपर खरीदा था। मुझे लगता है वो स्टॉक यहाँ से 10x या 100x हो सकता है। अगर वो 100x हुआ तो मेरे हिसाब से मैंने नोशनल लॉस मेरा 400, मतलब 4 करोड़ का 100 गुना कर दो, 400 करोड़ वर्ष अभी मेरे पास 120 करोड़ होगा, तो मेरे को 280 करोड़ का नुकसान हो गया नोशनल में, राइट। तो आई थिंक सेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, डोंट सेल अनलेस यू एब्सोल्युटली हैव टू। और उसमें ग्रोथ गया नहीं था, मैं बस थोड़ा क्योंकि नंबर थोड़े फ्लैट हो गए थे 1-2 क्वार्टर के लिए, मैं थोड़ा डर गया था। आई थिंक आई शुडंट हैव सोल्ड इट। सेलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट सेल स्टॉक्स अनलेस यू आर वेरी श्योर कि यार ग्रोथ जा चुका है, मैं नहीं तो मत करो। डोंट सेल इज माय एडवाइस, कि डोंट सेल अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर। सेलिंग शुड बी अ वेरी हार्ड डिसीजन टू टेक। कौन सी एक चीज है जो आप नए इन्वेस्टर को बोलेंगे हमेशा अवॉइड करना है? अवॉइड करें, हाँ। सिर्फ बिना डेटा पढ़े इन्वेस्टिंग करना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी में मत इन्वेस्ट करो, एटलीस्ट फॉर न्यू इन्वेस्टर। लॉस मेकिंग कंपनीज तो बैंकरप्ट हो सकती हैं। और बिना ग्रोथ प्लान्स पढ़े मत इन्वेस्ट करिए। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लॉस मेकिंग कंपनी में लगा देंगे, कुछ लोग पेनी स्टॉक में लगा देते हैं। पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए, पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, एफएनओ से दूर रहना चाहिए, लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनीज में ही लगाना चाहिए। तो यही है, आई थिंक लॉस मेकिंग से दूर रहो, पेनी स्टॉक से दूर रहो, एफएनओ से दूर रहो। कौन सी एक सबसे अंडररेटेड स्टॉक आपको लगता है अभी? स्टॉक का नाम, ऐसे सिंगल स्टॉक तो कोई बता ही नहीं सकता, मैं वैसे भी कभी सिंगल स्टॉक का नाम लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सिंगल स्टॉक कोई नहीं बता सकता कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो ना मैं बता सकता, ना ही मैं बोलता कि मैं बता सकता। 20 स्टॉक है, 20 में से 14 ऊपर जाएंगे, 6 नीचे जाएंगे, ये मेरा अपना हिट रेट है। वो कौन से 14 मुझे खुद को नहीं पता, वो कौन से 6 मुझे खुद को नहीं पता। तो मैं डेटा में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है, बट कौन सा एग्जीक्यूशन होगा कौन सा नहीं होगा कोई बता ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं एक स्टॉक पे तो बोल नहीं सकता, मैं नहीं बोलता, तो आई विल नॉट टेक एनी। एक मैं बोलूंगा, एक कंपनी है, एक, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर एक डिफेंस कंपनी है। अक्षय कुमार ने उस प्रमोटर के साथ अभी एक इंटरव्यू किया था, एक इंटरव्यू ऐसे एक सॉर्ट ऑफ वीडियो बनाया था। कंपनी ने एक स्पेस के ऊपर एक, आई थिंक स्पेस रिलेटेड कुछ लॉन्च वगैरह किया है, वो मुझे अच्छी लगती है। आई थिंक किसी को सर्च करना तो ये सारा ढूंढ ढूंढ के ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये मुझे अच्छा बिजनेस लगता है, बट ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग। um, कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करेंगे अगर किसी को इन्वेस्टिंग भी सीखना है और एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखना है? देखिए मैं बहुत ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ता, मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। आई थिंक मुझे लगता है कि यार यूट्यूब में काफी कुछ समराइज फॉर्म में चीजें मिल जाती हैं, तो मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ। अच्छे चैनल्स को फॉलो कर लो, वहां पे डेटा मिलता है। बुक्स मैंने खुद नहीं ज्यादा नहीं पढ़े, तो आई डोंट नो। इन्वेस्टिंग सीखनी है तो सॉवरेन की 2 वीडियोस है, वो फ्री है, उनको देख लेना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर उससे कोई इन्वेस्टिंग सीख जाएगा, वो अच्छे वीडियोस है काफी, और फ्री भी है। आई थिंक इट्स गुड ज्ञान, तो पहले तो वो ज्ञान ले लो, उसके बाद कहीं और जाओ, अगर कहीं जाना भी है तो। वो है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप सीखनी है। अगेन मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं कोई ऐसा बुक्स, बट मुझे लगता है कि यार सीखने का स्मार्टेस्ट तरीका होता है कि यार बाकी लोगों के इंटरव्यू देख लो। तो मैं काफी फाउंडर्स के हम्म। इंटरव्यू देखता रहता हूँ। आई थिंक उससे बहुत सीखने को मिलता है। तो आई थिंक यूट्यूब में फाउंडर्स के इंटरव्यू देख लो, उससे काफी सीखने को मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपका सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में स्टॉक विन कौन सा है अभी तक? स्टॉक विन, स्टॉक विन, विन जिसमें आपने काफी। देखिए ना, केमटेक में 2 करोड़ के करीब कमाए हैं, जेंसॉल एक कंपनी है उसने 2 करोड़ कमाया है, फिलिक्स है उसमें भी लगभग सिमिलर है। तो आई थिंक ये 2-3 बड़े विन्स है। एक आरएमसी है, परसेंटेज टर्म से देखें उसमें सबसे बड़ा कमाया है, क्योंकि 20x 20x स्टॉक हो गया था। कितने 2020, ड्यूरेशन में? हाँ, कितने ड्यूरेशन में 20x हुआ था? 1.5 years। ओ माय गॉड।
हाँ केमटेक भी तो 1 ईयर में 10x हुआ है। तो तो ऑफ कोर्स माइक्रोएप में मतलब वो अच्छा रहता है, रिवॉर्ड अच्छे रहते हैं। ऑफ कोर्स लॉसेस भी हुए हैं, मैं लॉसेस भी बता दूंगा। मेरा सबसे बड़ा लॉस भी बता देता हूँ। मेरा सबसे बड़ा लॉस है, एक स्टॉक है कैटसिस। अभी मैंने वो बेचा नहीं है, बट मेरे को सबसे बड़ा लॉस उसमें हो रखा है। तो अमंग्स द लार्जेस्ट लॉसेस आई हैव टेकन। तो मतलब जहाँ पॉजिटिव साइड है नेगेटिव भी बताना चाहिए, तो आई हैव उसमें भी अच्छा खासा, आई थिंक 50-60 आई वुड हैव लॉस्ट इन दैट स्टॉक। तो लॉस भी होता है, आई थिंक लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट। अभी मैंने बेचा नहीं है बिकॉज आई एम नॉट फुली श्योर कि भाई कंपनी का फ्यूचर कैसा है। आई विल टेक अ कॉल लेटर। तो प्रॉफिट्स में बता दी केमटेक, आरएमसी, जेंसॉल, फिलिक्स। लॉस में बता दिया कैटसिस इज अ बिग लॉस फॉर मी। तो ये सारे। आपके स्टॉक मार्केट में सबसे मेमोरेबल डे कौन सा रहा अभी तक, जो आपको मतलब जो अभी हमेशा आपको याद आता है? सी, ये तो इन्वेस्टिंग है, इसमें कोई डे होता है, एफएनओ तो है नहीं कि एक दिन पैसा बनेगा। इसमें तो रोज ही पैसा बनता है या रोज ही जाता है। तो मतलब इसमें कोई, ये तो इसमें कोई ऐसा डे नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक आई कैन थिंक ऑफ अ डे जहां मैं, ये एफएनओ ट्रेडर बोल सकते हैं कि मेरा वो दिन अच्छा था, मैंने 20 लाख कमा लिए, मैंने 10 लाख कमा लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो स्टडी रहता है। मार्केट अच्छा रहेगा तो ऊपर जाएगा, मार्केट खराब रहेगा नीचे जाएगा। लॉन्ग रन में ऊपर जाता है। तो आई डोंट थिंक आई हैव अ डे जाओ जो बहुत अच्छा था। आपका सबसे बड़ा क्या लेसन है जो आपने फेलियर से सीखा हो, और किसी में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी या इन्वेस्टिंग में? आई थिंक ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू शुड नो योर लिमिटेशंस। आई थिंक लोग अपने आप, काफी लोग अपने लिमिटेशन नहीं जानते। नोइंग योर सेल्फ इज द, मतलब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आप खुद को समझ गए, आई थिंक यू कैन टेक वेरी स्मार्ट डिसीजन, राइट। अपने पॉजिटिव्स, अपने नेगेटिव्स, ह्यूमिलिटी रखना, आई थिंक दैट्स अ की लर्निंग फॉर मी। कभी कभार क्या होता है, एरोगेंस आ जाता है, जो कि नेचुरल होता है कि यार कुछ कुछ केसेस में अगर सक्सेसफुल हो रहे होते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस आ जाएगा। वो नहीं लाना चाहिए। वो मेरे अंदर भी आया होगा कभी ना कभी, ऑफ कोर्स आई लॉस्ट आफ्टर दैट, बट वो नहीं आना चाहिए। आई थिंक दैट्स ह्यूमिलिटी रखना चाहिए, नो योर लिमिटेशंस। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आदित्य, पॉडकास्ट में आने के लिए। हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से ज्यादा बात करी, और आपने जो बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं, आपने अपने कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में बताया, जिसमें आपने P2P लर्निंग के बारे में बताया, प्रोफेसर से आपने जो कॉलेज में सीखा, देन आपका डेटा ड्रिवन आपने काफी बार यूज किया, और आपने जो स्टॉक मार्केट के इंसाइट्स दिए कि कैसे फियरलेस रहना चाहिए, अपना लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना चाहिए। तो आई थिंक ये पूरा एपिसोड किसी भी व्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए एंड अपना टाइम देने के लिए, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैम। थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी।